क्या क्या होगा तुम्हारे मैथ्स में? लॉजिक हो गया और मैट्रिसेस। लॉजिक इलॉजिकल है ना, बहुत डेंजर है वो। यानी तुम्हारा कौन सा बाल भारती विद्या भारती कौन सी हो? वो बाल भारती ना। ई बुक्स वाला ही है ना? कॉमर्स वाला पार्ट 2, दिस वन। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं अपन। व्हाट डू यू रिमेम्बर ऑफ 11th स्टैंडर्ड में? क्या क्या था अपने 11th में? हाथ ऊपर करते, कुछ पता नहीं कि था कि नहीं। मैथ्स 11th में था ना? क्या? अद्दू यहाँ पे पहली बार आया ना? ओरली मतलब क्या, लिख के कुछ नहीं? कॉलेज में? कौन सा कॉलेज में था वो? वाडिया में? मतलब वर्बली मतलब कुछ लिख के नहीं दिया? जस्ट अंडरस्टूड, मतलब जस्ट डिस्कस द कंसेप्ट। सही है। अब मार्क्स कैसे मिले थे? सही है तुम्हारे। ऑल राइट, आगे बढ़े। दिख रहा है? हाँ, टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना? ऑल राइट। लाइक आई सेड, मैं 11th में भी अपना ऐसा होता था कि 11th में कॉलेजेस अलग अलग है, तो 11th का सिलेबस का सीक्वेंस डिपेंडिंग फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज अलग हो सकता है। तो वी मे नॉट मैच इट ऑलवेज। मतलब तुम्हारा सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह आएगा, कुछ कॉलेज बोलेंगे हमारे ये चैप्टर है, बाकी कॉलेज बोलेंगे हमारे ये चैप्टर है, तो सभी चैप्टर्स तो तुम्हारे सेमेस्टर के पहले तो नहीं होने वाले हैं। तो विल बी गोइंग इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर हो सके, अगर तुम्हारे पास टाइम टेबल मिलता है, और डिपेंडिंग ऑन मेजोरिटी वगैरह टाइम टेबल उसको जल्दी देना। अगर तुमको जैसे भी जब भी समझते कि ये सब हमारे चैप्टर्स है, लेट मी फिनिश फर्स्ट सेमेस्टर तक हमारे ये सब चैप्टर्स है, मुझको पहले बता देना, सो दैट देन मे बी आई कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स। जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक आई टेक विच एवर आई थिंक राइट नाउ इज, और वेरी इजी ऑल्सो, कुछ शुरू हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में। राइट? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ तो फिर छोड़ ही दो फिर, तो है ना? तो फिर कॉलेज भी कर लेना। ओके, कॉलेज के हिसाब से बोलो, क्या बोले? कौन सा कॉलेज? ये वाले? आर यू श्योर टाइम सीरीज है? रिग्रेशन, इंश्योरेंस, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, ठीक है। ऑल राइट। एज इट इज तुम्हारे 8 चैप्टर्स दिख रहे हैं अपने को। कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, टाइम पास चैप्टर है। उसमें तुम्हारा ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। ओके, उसमें तुम्हारा ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम आएंगे कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट में। कमीशन समझते हैं? कौन पे करता है, किसको कमीशन पे करता है? अच्छा, व्हाट इज कमीशन? ब्रोकरेज, वेरी गुड। अच्छा, कमीशन का आगे सुना ने ब्रोकरेज। एजेंट्स लोगों को क्या मिलता है? कमीशन। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन कुछ तो रहेगा ना? हाँ, अच्छा, ब्रोकरेज डिपेंड्स ऑन व्हाट, मतलब किसी ना किसी तो ब्रोकरेज मिल रहा है, बराबर है? तो ही इज गेटिंग ब्रोकरेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, मतलब बेस्ड ऑन व्हाट? सॉरी? हाँ, तो तुम्हारा मान लो फॉर फेमस एग्जांपल, तुम्हारा घर बेचने वाला, घर खरीद के देने वाला, या फिर घर तुमको रेंट पे ढूंढ के देता है, वो बंदा क्या लेता है? ब्रोकरेज लेता है। दैट वी कॉल हिम एज ब्रोकर आल्सो और एजेंट आल्सो।
So depending on what, how much brokerage it takes, practically speaking. Let us say 1 month rent. अगर तुम rent पे दे रहे हो या फिर ले रहे हो, then broker starts charges around 1 month का rent. अगर तुम घर खरीद रहे हो फिर बेच रहे हो, charges almost 1% of the sale value, है कि नहीं? So that kind of questions will be having. कि तुम्हारा इतना sales, let us say commission is based on sales. कि तुम्हारा इतना commission हुआ, इतना sales हुआ as an agent, तुम्हारा agency का तुम्हारा commission का rate XYZ percentage है, तुमको commission कितना मिलेगा? So we'll be playing around that. Discount, trade discount, cash discount, सुना रहेगा, correct? तो हाँ वही. Then तुम्हारा एक list price होता है, मतलब मान लो display वाला price. Then depending on that, मान लो कोई trader ने दिया cash discount कि तुम अभी के अभी cash दोगे मुझको, तो I'll give you 5% discount. Example के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? Why generally बच्चों cash discount is given? Why? जल्दी payment मिलेगा, तो उससे क्या होगा? बिजनेस में पैसा आएगा. वेरी गुड. आई कैन यूज दैट पैसा अगेन इन समवेयर एल्स ना. आई कैन बाय माय नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई कैन बाय माय नेक्स्ट रॉ मटेरियल. तो जितना जल्दी पैसा आएगा उतना मैं जल्दी खर्चा भी कर पाऊंगा इन माय नेक्स्ट ऑर्डर और माय नेक्स्ट परचेस. नेक्स्ट परचेस जल्दी आएगा तो आई कैन अगेन सेल आल्सो ज्यादा. तो इन अ फाइनेंशियल ईयर आई कैन डू मोर ट्रांजैक्शंस इफ आई हैव मनी विद मी. नो, आई गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द रीजन वी ऑफर कैश डिस्काउंट्स. कभी कभी ऐसा होता है कि बैड डेट्स, सुना रहेगा बैड डेट्स, हाँ है ना? तो कैश डिस्काउंट दिया तो क्या होता है, तो बंदे सामने वाला जो बंदा है बोला अच्छा ठीक है मेरा पैसा तो बच रहा है, I'll pay all of that together right now itself. But as a seller, उसको रिस्क बहुत कम हो जाता है ऑफ बैड डेट्स. एटलीस्ट वो पैसा तो मिला. 100 रुपए का 100 रुपए बैड डेट होने के बजाय एटलीस्ट 95 तो अभी का भी मिल गया ना. एंड देन इज अनदर थर्ड हेडेक, यू कैन से थर्ड हेडेक. मान लो मेरे सामने वाले बंदे को क्रेडिट पीरियड दिया. यू अंडरस्टैंड क्रेडिट पीरियड? कि भाई तू 30 दिन के बाद दे, 60 डेज के बाद दे, बट फॉलो अप तो करना पड़ेगा ना फिर से. लेकिन दैट हेडेक, फिर से वही बोलेगा सर पैसा नहीं है, 90 डेज के बाद देता हूँ, 120 डेज के बाद देता हूँ. Then again you are losing your interest on that money. तो समझ रहे कि नहीं समझ रहा है कि नहीं? So all those things will be there in discount also. Okay. Insurance annuity. तो कुछ है इंश्योरेंस के बारे में? अकाउंटिंग में कुछ है? इंश्योरेंस कंपनीज अगर कुछ है या फिर इकोनॉमिक्स में है? कुछ भी नहीं. हाँ, ज्यादा नहीं है. What do you mean by insurance? What do you mean by insurance? अब तुम अकेले बैठे ना, अलग से तुम तुम्हारे पास देखो, बोलो. What do you mean by insurance? कुछ तो है, सुना तो है तुम लोगों ने, पर बता नहीं पा रहे हैं. हाँ, एग्जाम थोड़ी चल रहे हैं, यहाँ पे लिखना है अपने को, डिस्प्ले करना है. एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है. अच्छा ठीक है, गुड. मैं ही तुम्हारे आंसर करूँ. व्हाट एल्स? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट. तो फ्यूचर में तुमको नुकसान हो सकता है. So it is a kind of a indemnity or protection against future loss, है ना? तुमने तुम्हारा मोटर व्हीकल का, कार का, बाइक का, जो भी रहेगा इंश्योरेंस का किया, है ना? तुम तो इतना मस्त चलाते हो कि भाई तुमको पता है कि पक्के से कुछ ना कुछ नुकसान तो हो सकता है. तो बड़ा सा बाम्बू बैठने के बजाय अपन ने थोड़ा सा अमाउंट दे देने का एज अ प्रीमियम एवरी ईयर, तो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू रहेगा. तो तुम फिर अभी बिंदास आराम से चला सकते हो. ठोको गाड़ी, ठोको बाइक, लाख 2 लाख 10 लाख को नुकसान हो रहे हो, बट यू हैव पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ओनली 10-20,000 रुपीज. तो दैट कैन बी कवर्ड. जो तुम्हारा बड़ा खर्चा है दैट कैन बी रिकवर्ड और कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी. राइट, राइट टेल यू. एन्युटीज बच्चों डिफरेंट कंसेप्ट इट्स है. ये लोग कुछ भी करते हैं सिलेबस में. ओके, कुछ भी कर सकते हो. एन्युटी और इंश्योरेंस को ऐसे देखा जाए तो कुछ संबंध नहीं है. ओके, द टर्म एन्युटी, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी? सुना है? क्यों करते हैं बच्चों एफडी हम लोग? सेविंग्स करने के लिए एफडी करते हैं. तो इधर सेविंग्स अकाउंट ऑल्सो. इंटरेस्ट इज मोर ऑन फिक्स डिपॉजिट, करेक्ट. सो इट इज सेविंग्स नहीं बोलेंगे हम उसको अपन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज डन जनरली फॉर अ लॉन्गर होराइजन, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सेविंग्स तुम्हारा इज लाइक कंटिन्यूस अकाउंट ना, पैसा आएगा पैसा जाएगा. बट एक तुम्हारे एक पार्क करके रखा मतलब अलग से पैसा निकाल के रखा, दैट इज एफडी. व्हाट फॉर, व्हाट इज द रीजन? टू अर्न मोर इंटरेस्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? देयर इज आल्सो सम कांसेप्ट कॉल्ड एज आरडी. सुना है कभी आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट? उसमें क्या होता है? सेम तो नहीं है ना. इंटरेस्ट में मिलता है. इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में भी मिलता है. सेविंग्स में सबसे कम मिलता है. करंट अकाउंट में बच्चों मिलता ही नहीं, बाय द वे. ओके, करंट अकाउंट में तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलता. सेविंग्स में मिलता है, कम मिलता है. एफडी में ज्यादा मिलता है. आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट. एनीबॉडी? ओके, करेक्ट. आरडी का मतलब रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीटेटिव. एफडी देखो ना बच्चों, एफडी इज लंप सम. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड लंप सम? लंप सम मतलब इकट्ठा, एक साथ पैसा गया, एक साथ पैसा आएगा, दैट इज एफडी. तुमने मान लो बच्चों 1 लाख रुपए का एफडी किया,
तुमने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दिया बैंक को, या फिर तुम्हारे बैंक में से डेबिट गया 1 लाख रुपए का, पूरा इकट्ठा किया ना 1 लाख, और जब इंटरेस्ट आएगा 1 साल के बाद या फिर 5 साल का तुमने एफडी किया, एक साथ वो पूरा अमाउंट आने वाला है. सो मे बी यू हैव डन एफडी ऑफ 1 लाख राइट नाउ, तो वो 5 साल के बाद डायरेक्टली 1,50,000 मिलेगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. तो बेसिकली दो ही ट्रांजैक्शन हुए, जाते वक्त 1 लाख आया, आते वक्त 1.5 लाख आया, बात खत्म. दैट इज एफडी. आरडी इज नॉट लाइक दैट. आरडी कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली. तो मंथली अगर मैं करूं, मंथली बच्चों में अभी 1 लाख नहीं डालूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच लम सम अमाउंट विद मी. कुछ समझ रहे हो? तो मैंने मान लो मैंने मंथ का 1,000 रुपए लगा. आई एम जस्ट गिविंग अगेन एग्जांपल. तो महीने का कितना? 1,000. साल भर का गया मेरा 12,000. 5 साल के लिए गया मेरा 60,000. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो ओवरऑल मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 60,000, बट नॉट लम सम. आई डिड द इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. और 5 साल के बाद मुझको पूरा फिर से अमाउंट इंटरेस्ट का जो भी रहेगा वो मिलेगा. 2 लाख मिलेगा, वॉट एवर, या फिर 1 लाख 1.5 लाख कुछ भी मिलेगा. राइट? सो आरडी इज व्हाट? समथिंग यू आर इन्वेस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. है कि नहीं? तो दोनों का इंटरेस्ट सेम कैलकुलेट होगा क्या बच्चों? एफडी का और आरडी का, मतलब विल वी गेट सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? व्हाट डू यू थिंक? एफडी और आरडी, इफ आई कीप एवरीथिंग एल्स एज सेम, एफडी बच्चों मैंने मान लो 60,000 का किया, और आरडी भी मैंने बच्चों मान लो 60,000 का किया. ओके, एफडी 5 साल के लिए, आरडी ऑल्सो 5 साल के लिए. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने मान लो सेम रखा. सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर विल आई गेट मोर इंटरेस्ट? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? आरडी मैंने हर महीना पैसा लगाया, 60,000 मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. एफडी मैंने 60,000 लगाया लमसम अभी के अभी पूरा, एंड माय एफडी इज फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years. टेन्योर मतलब टाइम पीरियड. कहां पे ज्यादा मिलेगा? आरडी. दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, एफडी. तो कम मार दो. तुम्हारा आंसर क्या मैडम, बोलो? एफडी. व्हाई? वन टाइम पेमेंट. ओके, व्हाट एल्स? ऑनलाइन वालों तुमको क्यों छोड़ू मैं? अथर्व, चिन्मयी, प्रतीक, श्रुति, बोलो. विल गेट मोर ऑन बच्चों एफडी, बिकॉज पूरा का पूरा 60,000 मैंने अभी कभी लगा दिया है. एंटायर 60,000 रुपीज इज अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. बट मैंने अगर आरडी किया 1,000 रुपए महीने का, तो मुझको ये महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ओनली ऑन 1,000 रुपीज. अगले महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ऑन 2,000 रुपीज. उसकी थर्ड महीने को मिलेगा मुझको इंटरेस्ट ऑन 3,000 रुपीज. तो आई एम नॉट स्टार्टिंग टू अर्न इंटरेस्ट ऑन एंटायर 60,000 रुपीज इमीडिएटली टुडे. बट मैंने एफडी किया 60,000 का आज, तो पूरे 60,000 के ऊपर मुझको इंटरेस्ट मिल रहा है राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ओके, तो ये सब चीजें हमको थोड़ा सा समझना है इन द केस ऑफ एन्युइटी ऑल्सो. समझे यहाँ तक? तो मान लो तुमने लोन लिया, तो लोन का एक्स अमाउंट का तुमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, और उन्होंने बोला कि इतना इतना इंटरेस्ट लगेगा लोन के ऊपर, और तुम 20 साल के बाद उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 20 साल तुम रिपे करने वाले हो. तो तुमने 1 लाख का लोन लिया, तो तुम रिपे जितना करोगे वो अमाउंट वो लोग पूछेंगे कि ओवर अ पीरियड 10-20 years तुमने कितना रिपे किया है अलोंग विद इंटरेस्ट. करेक्ट? तो ये सब क्वेश्चंस तुमको आएंगे इन एन्युइटी. हाउ मच मनी यू हैव पुट एंड हाउ मच मनी यू आर गेटिंग बैक. क्लियर? यस. लीनियर लीनियर छोड़ो, तो रिग्रेशन 11 में एक चैप्टर था, लीनियर इनइक्वालिटीज. अपने को था क्या? इनइक्वालिटीज था, इनइक्वेशन था, इनइक्वालिटीज था अपने 11th में. उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं है. ये था तुमको? कॉरिलेशन ऑनलाइन वालों समझ रहे हैं? कॉरिलेशन कुछ याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ लेना देना नहीं. सॉरी, करेक्ट. कोवेरियंस था, केपीसीसी नहीं, स्पीयरमैन्स रैंक कॉरिलेशन था क्या तुमको? रैंक कॉरिलेशन कोएफिशिएंट, कंकरेंट डिविएशन, वो सब नहीं था तुमको? स्टैंडर्ड डिविएशन तो रहेगा ही तुमको. कॉरिलेशन कोएफिशिएंट, आर का वैल्यू, आर बिटवीन -1 to 1. ओके, नहीं याद आ रहा? ओके, एड्रेस तुमको सीए फाउंडेशन में भी है, जो लोग सीए फाउंडेशन में है तुमको भी है, बट दिसंबर तक वो होगा कि नहीं होगा दैट आई डोंट नो. टाइम कम है ना अपने पास, मतलब इन वीक वी आर डूइंग ओनली 1 or 2 chapters of 1 or 2 lectures of statistics फाउंडेशन में. एनीवेज, तो वो छोड़ो. अगर तुमको करना है उसको रिवाइज करना, तो सीए फाउंडेशन में चल रहा है. अगर बैठना है तो सीए फाउंडेशन का जो नवंबर 22 का बैच चल रहा है, उसमें कॉरिलेशन मैंने कल शुरू किया था. तो अगर तुमको टाइम मिलता है यू कैन कम एंड सिट एंड अटेंड.
अगर हो सके, अदरवाइज यू कैन टेक एक्सेस। आई डाउट दैट 12th स्टैंडर्ड को फाउंडेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा शायद, और उसमें भी वीडियोस है, विल सी क्या कर सकते हैं। ठीक है, यस चलिए। बट क्या याद आ रहा है, कॉरिलेशन इट वाज व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट वाज व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल समझता है ना, पक्का ना? हाँ, उतना बेसिक में नहीं जाऊंगा मैं फिर से। तो कॉरिलेशन बच्चों, फॉर एग्जांपल रेनफॉल एंड यील्ड। रेनफॉल एंड यील्ड, यील्ड क्या होता है? खेती करना, खेती का बच्चों प्रोडक्शन, ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड। उसका और रेनफॉल का कोई संबंध है? डेफिनेटली है। तो दो वेरिएबल्स हुए ना, रेनफॉल इज अ वेरिएबल एंड यील्ड इज अ वेरिएबल, दोनों का संबंध है, ऑब्वियसली है। रेनफॉल अच्छा ज्यादा आएगा, यील्ड अच्छा, रेनफॉल कम हुआ तो यील्ड कम होगा, बराबर है। प्राइस डिमांड संबंध है, दो अलग वेरिएबल्स है, हाँ संबंध है। योर प्राइस सप्लाई, करेक्ट। टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड स्पीड, अपन ने स्पीड बढ़ाया टाइम घट जाएगा, वाइस वर्सा। एक फिर भी दोनों में तुम्हारा कुछ ना कुछ संबंध है। सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस संबंध है। तो कितना संबंध है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप, बच्चों ये सब हो चुका था इन द चैप्टर ऑफ कोरिलेशन, ओके 11th में, फाइन। अगर हो सके तो आई विल रिवाइज दैट लेटर ऑन, जब व्हेनेवर यू स्टार्ट विद रिग्रेशन। तो रिग्रेशन इज बच्चों, अगर तुम्हारे दो वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई, ठीक है, तो होगा क्या, दे विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ एक्स। अभी एक्स और वाई रिलेटेड है, हाँ, तो उसके आगे का जाके स्टडी है कि यस एक्स और वाई में रिलेशनशिप है। नाउ दे विल गिव यू सम वैल्यू ऑफ एक्स, कि भाई अगर एक्स इतना इतना है, इन दैट केस वाई कितना होगा। अभी अपन ने बोला रेनफॉल और यील्ड का संबंध है, तो लेट अस से अभी रेनफॉल तो शुरू हुआ नहीं, बट मान लो कि अपना मॉनसून जो है, मॉनसून का डेटा अपने पास आ गया और ये साल में रेनफॉल इतना इतना हुआ, अपने को डेटा मिला। डिपेंडिंग ऑन दैट नाउ क्या होगा, वी कैन एस्टिमेट और प्रेडिक्ट कि अपना यील्ड कितना होगा, दैट इज एस्टिमेशन। या फिर बच्चों मान लो अपन ने दिया कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अपना इतना इतना एक्सपेक्टेड है इन द करंट ईयर, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन एस्टिमेट कि सेल्स कितना होगा। So here now we enter into the chapter of prediction or estimation of one variable for a given value of another variable. कुछ झेप रहा है? That will be what बच्चों? Regression. ठीक है? Time series and index numbers, both of them are kind of related. मतलब over a period of time future में क्या होगा, that again you can estimate. तुम्हारा stock market बच्चों है ना? This is not, ये तो इसकी तरह लग रहा है, हार्ट बीट्स की तरह लग रहा है, समथिंग लाइक दिस, है ना? अगर तुमको ऐसा ट्रेंड, कुछ ना कुछ ट्रेंड देके रखा है कि देयर इज अप्स एंड डाउन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग जर्नी के लिए बच्चों देयर इज एन इंक्रीज, इन दैट केस अगेन दे कैन आस्क यू और यू कैन फाइंड आउट अदर कि फ्यूचर में क्या प्राइस वगैरह होगा। क्लियर लिया? यस। अनदर टाइम पास एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ इंडेक्स नंबर। पुराने सिलेबस में मतलब 2-3 साल पहले इंडेक्स नंबर वाज इन 11th स्टैंडर्ड, अब उसको ला दिया है उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में। इतना मस्त सिंपल टाइम पास चैप्टर इंडेक्स नंबर्स। अगेन यू हैव इन सीए फाउंडेशन आल्सो, जो लोग सीए कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए वैसे रिपीटेटिव है। रिग्रेशन तुम्हारा एक और रिलेशन ऑलरेडी है सिलेबस में सीए फाउंडेशन में, रिग्रेशन भी है, एन्युटी भी है। यस, सो देयर इज काइंड ऑफ अगेन सिमिलरिटी है बिटवीन 11th-12th स्टैंडर्ड का मैथ्स एंड फाउंडेशन आल्सो, बट ये ऑब्वियसली लेवल अलग अलग है। यस, इंडेक्स नंबर्स, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड सेंसेक्स, निफ्टी, इन्फ्लेशन, ये बच्चों सभी ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ओके। तो इवन अगेन दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर कि एज अ परसेंटेज, ओके, एज अ परसेंटेज कोई चीज को बढ़ा है या फिर रिड्यूस हुआ है, अगेन वी कैन फाइंड आउट दैट कि इन्फ्लेशन कितना है कंट्री में। या फिर कोई भी मान लो तुम्हारा ये भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट इंडेक्स नंबर भी आता है। पासपोर्ट इंडेक्स नंबर मतलब क्या, कि कोई भी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। हैव यू हर्ड ऑफ दैट, कभी सुना है? कोई भी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल, मान लो तुम्हारे पास मिलता है, गलती से मिलता है, मतलब यू आर एलिजिबल टू गेट पासपोर्ट ऑफ यूएसए, तो अपने आप तुमको मतलब 15, 20, 50 कंट्रीज में कभी भी जाओ, यू हैव दैट काइंड ऑफ, यू कैन से वेटेज और पावर। इंडिया का पासपोर्ट इज नॉट दैट स्ट्रांग अगेन कंपेरेटिवली, पाकिस्तान का अपने से भी डाउन है ना। तो सम कंट्रीज हैव बेटर स्ट्रेंथ एज अ पासपोर्ट, सम डोंट हैव। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको अपन ने लिख दिया एज अंडर पार्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, पासपोर्ट इंडेक्स नंबर। यस, चलिए, तो कोई भी चीज का तुम बेसिकली इंडेक्स नंबर बना सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, ओके। लीनियर प्रोग्रामिंग तुमने बच्चों किया था, लीनियर इनक्वालिटीज,
ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज किया था अपन ने 11th स्टैंडर्ड में, सेम थिंग बट एक्सप्रेस अगेन इन द ग्राफ एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ये कुछ याद आ रहा है तुमको? रिसोर्सेज हुआ करते थे, था क्या अपने को ऐसा 11th में? क्या था? कुछ भी नहीं था, इनइक्वालिटीज था नहीं अपने को, तो अपन ने क्या किया उसमें? x प्लस वाई इज एटलीस्ट 2, वो था क्या? या फिर नॉट मोर देन सो एंड सो, x शुड बी एटलीस्ट 0, y शुड बी एटलीस्ट 0, वही चीज है फिर वो, that you have some resources and you have some objective. okay, resources मतलब तुम्हारे पास मान लो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स बच्चों अनलिमिटेड रहेंगे या लिमिटेड रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? रॉ मटेरियल्स लिमिटेड रहेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव, कि हमको हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमको हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है। सो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ कैन वी अचीव आवर बेस्ट? यू कैन से प्रॉफिट्स और सेल्स, राइट? तो उसके लिए हमको ये सब इनइक्वालिटीज बनाने पड़ेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू आल्सो प्रेजेंट इट ऑन ग्राफ एंड गिव अगेन द बेस्ट सोल्यूशन, कि हमने कितना, कौन सी रॉ मटेरियल कितना यूज करना चाहिए सो दैट वी गेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ऑल राइट, एंड प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन 11th स्टैंडर्ड याद है फिर से कुछ? वो सब रिवाइज ही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है ना, एक जब जब चैप्टर आएगा वी हैव टू क्विकली रिवाइज व्हाटएवर हैज हैपेंड इन 11th। बच्चों दिस इज नॉट जस्ट प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। 11th में यू हैड प्रोबेबिलिटी, कुछ याद आ रहा है? 11th में यू हैड प्रोबेबिलिटी, उसमें क्या क्या डिस्कस किया था? रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नहीं एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बच्चों क्या होता है? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कुछ भी नहीं, हालत खराब है तुम लोगों की, इसलिए बोलते 11th में क्लास लगा लिया करो। तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी था शायद, ए गिवन बी, सो वो सब। हैव यू डन द चैप्टर ऑफ सेट्स, SETS सेट्स 11th में था, तो सेट्स और प्रोबेबिलिटी बच्चों थोड़ा सा मतलब हो जाता है। ओके, अपने को बेसिक क्लियर रहेंगे ना, सो अगेन यू कैन डू प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ सेट्स आल्सो। बट व्हाटएवर 12th का जितना भी सिलेबस है अपना, वी विल रिवाइज व्हेनेवर वी गो इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, वी विल रिवाइज थोड़ा थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट, चलेगा? यस, एज ऑफ टुडे आई विल स्टार्ट विद अ चैप्टर जिसका 11th से कुछ लेना देना नहीं है, एकदम मस्त टाइम पास चैप्टर है, एकदम टाइम पास चैप्टर है बच्चों, असाइनमेंट एंड सीक्वेंस। असाइनमेंट एंड सीक्वेंस काफी मैकेनिकल चैप्टर है। मैकेनिकल मतलब प्रोसेस स्टेप्स है, वो फॉलो करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, असाइनमेंट एंड सीक्वेंस ऑनलाइन ऑल ओके? श्रुति, सानिका, प्रतीक, चिन्मय, अथर्व, अर्चिशा, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। रेडी एवरीबॉडी? शुरू करें? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड वेयर हाउस? कुछ लिखो मत अनलेस आई टेल यू। डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द वर्ड वेयर हाउस? वेयर हाउस मतलब क्या? गोडाउन, काइंड ऑफ, लेट अस से।
और सप्लाई डेपो, बराबर है, सप्लाई डेपो, राइट लिया एवरीबॉडी। तो ध्यान देना, मान लो अपना कोई भी मटेरियल है, कोई भी गुड्स है, ओके, कोई भी गुड्स, क्या ले लिया, लेटेस्ट अपन लिखते बच्चों पेट्रोल, चलेगा। पेट्रोल बच्चों जनरली मिलता कहाँ पे अपने को, मिलता मतलब हम नॉट टॉकिंग ऑफ पेट्रोल पंप्स, वेयर डू यू जनरेट, माइंस, पेट्रोल बोला मैंने, मिनरल्स नहीं बोला मैंने, पेट्रोल माइंस किधर, हाउ डू, वेयर डू जनरेट पेट्रोल, ट्रैक्टर, क्या कहां से आते हैं, वेल, अच्छा ऑयल वेल्स, हाँ वो दुबई वालों की तरह, मतलब वो मिडल ईस्ट की तरह, ओके फाइन, व्हाट एल्स, कहां से आता पेट्रोल, नहीं मालूम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, व्हाइट पेट्रोल सुना तो रहेगा ये सब, हैव यू हर्ड ऑफ व्हाइट पेट्रोल, जो एयरप्लेन में यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, दैट इज, और वो F1 सुना, F1 की गेम्स, F1 रेसेस, उसमें वो यूज होता है बिकॉज इट गिव्स यू हायर, छोड़ो ना अपने को जाने का साइंस में, हायर कंबशन, बट इट गिव्स यू बेटर इग्निशन एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। तुम अगर पेट्रोल पंप में भी जाते हो जनरली, मैं बस नॉर्मल पेट्रोल की बात करूँ, डीजल की बात नहीं करूँ, इवन इन पेट्रोल यू गेट सम डिफरेंट क्वालिटीज, बाजू में तुम्हारा शेल पेट्रोल पंप है या फिर अलग अलग रहेंगे, दे कैन आस्क यू स्पीड वाला पेट्रोल, आई डोंट नो, कुछ अलग अलग ब्रांड भी करते हैं, पावर वाला पेट्रोल, दोनों पेट्रोल ही थे, बट वन इज प्योरर पेट्रोल, वन इज नॉर्मल पेट्रोल। तो प्योरर मतलब उसमें फायरिंग या फिर जो भी रहेगा अच्छा होता है, तुम्हारा इंजन अच्छा रहता है, इट इज लिटिल समथिंग बेटर, प्रीमियम और बेटर क्वालिटी, एनीवेज इट डिपेंड्स ऑन प्यूरिफिकेशन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट बच्चों, प्यूरिफिकेशन। सो व्हाट एवर these items we are talking about, it all comes from oil, crude oil, crude और बच्चों oil, yes, it is also called as fossil fuels, कभी सुना है, क्यों सुना है, मतलब why it is called as fossil fuel, करेक्ट, डेड बॉडीज जब हम निकालते हैं तो वो पेट्रोल छोड़ते हैं, गुड, या फॉसिल मतलब इट इज गॉन, मतलब इनसाइड द जमीन विमीन जो भी रहेगा, करेक्ट, इट हैज मिनरल्स एंड ऑल ऑफ दैट, ओके, फॉसिल्स में जो भी तुम्हारे रहेंगे आइटम्स, इट हैज मिनरल्स एंड जनरली वी फाइंड दिस आइटम्स, तुम्हारा फॉसिल फ्यूल या फिर क्रूड ऑयल बीनीथ द सी सरफेस, बीनीथ द सी सरफेस, कुछ समझा कि नहीं समझा, बहुत नीचे, बहुत नीचे, हर किधर भी खोदोगे तुमको क्रूड ऑयल नहीं मिलने वाला है, so there are certain areas जहां पे तुमको मिलेगा, and generally you will find it always near your sea shore, ocean में, कभी सुना है कि नहीं सुना है, have you heard of oil rigs, oil rigs, तुम्हारा वहां पे है ना ONGC का है, वहां पे मतलब मुंबई के बाजू में, ओके, ऑयल रिग्स, तो दे आर हैव प्रॉपर स्टेशन है उनका अच्छे से, प्रॉपर ओशन के अंदर, समंदर के अंदर, ओवर देयर दे आर डूइंग ऑल द डिगिंग वर्क, दे आर टेकिंग आउट द ऑयल, क्रूड ऑयल, करेक्ट लिया, तो मेजॉरिटी अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ, इट इज कमिंग फ्रॉम समंदर, ओशन, करेक्ट है, तो वो ओशन में उसको बच्चों प्रोसेस नहीं करते, ओशन में आपको पेट्रोल मिल रहा है क्या, नहीं, वी आर गेटिंग ओनली क्रूड ऑयल, क्रूड मतलब कच्चा तेल, यू कैन से, ओके, हम लोग बच्चों कच्चा तेल खुद खाते भी नहीं है, वी रिफाइन इट, अगर तुम लोग घर पे यूज करते हो तेल, वी आर नॉट यूजिंग इट डायरेक्टली, तो उसको फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं हम लोग, ऐसे देखा जाए तो, राइट, तो क्रूड ऑयल इज ब्रॉट ऑन द शोर, शोर समझ रहे, लैंड पे लेके आए, फिर भी इट इज स्टिल क्रूड ऑयल, फिर भी इट इज स्टिल बच्चों व्हाट, क्रूड ऑयल ओनली, बट हमको क्या मिल रहा है, पेट्रोल, तो ओवर दिस, मैं अगर समुद्र की बात करूं, बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी, और पेट्रोल पंप एट द पेट्रोल स्टेशन वी आर गेटिंग आवर पेट्रोल, उसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है, करेक्ट, so that crude oil comes where, but it comes to refinery factory, it comes to refinery factory, और refinery का तुम्हारा कुछ ना कुछ arrangement रहेगा, are you aware of one of the biggest largest refinery in the Asia, I think, या फिर world पता नहीं, at least Asia में तो है, we have it here in India, one of the biggest refinery of crude oil का purification के लिए, नहीं पता, it is at west coast गुजरात में, जामनगर, कभी दिखा नहीं, सुना नहीं, सुना है, जामनगर सुना है, वही तुम्हारे गुजरात में है, और वो भी बच्चों अभी सेंटर ऑफ गुजरात में नहीं है, इट इज एट द शोर, शोर मतलब फिर से वेस्टर्न साइड ऑफ गुजरात में, मेरा वेस्ट है तुम्हारा नहीं, तुम लोग वो एंगल से देखो, ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ द शोर ओनली, क्यों भी, क्यों, क्योंकि क्रूड ऑयल कहां से आने वाला है, पानी से ही आने वाला था मेजोरिटी, उसको इमीडिएटली वहां पे लैंड पे नजदीक में उन्होंने फैक्ट्री बढ़ा, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री, ओके, इन एशिया फॉर रिफाइनरी, राइट लियो, अब मान लो बच्चों, मान लो वहां पे वो क्रूड ऑयल इज गेटिंग व्हाट, फिल्टर्ड, अब जब तुम क्रूड ऑयल बनाते हो ना, अलग अलग मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हो, यू गेट डीजल,
हैव यू हर्ड ऑफ केरोसिन? कभी देखा केरोसिन? केरोसिन, यू गेट डीजल, यू गेट केरोसिन, यू गेट पेट्रोल, उसमें तुम्हारे बहुत अलग अलग आइटम्स भी आते हैं. देन आई सेड हाई तुम्हारे एविएशन टर्बाइन फ्यूल. तो जितना प्यूरिफिकेशन करते जाओगे उतना उतना लेवल का तुमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा. तो डीजल आ गया, मतलब सबसे पहले मान लो केरोसिन, केरोसिन के बाद डीजल, डीजल के बाद पेट्रोल एंड सो एंड सो. समझ रहे हो एवरीबॉडी? करेक्ट. सो मान लो व्हाट आई एम टेल यू कि ये सब जो भी बंदे हैं ना अपने का अभी पेट्रोल की बात कर रहे हैं. ओके, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड एट ऑल द प्लेसेस. It is getting manufactured only at one particular place. हाँ या ना? It is getting manufactured only at one particular place. One या फिर मान लो दो. Correct है? And let us say it is stored in some warehouse or let us say go down. So what are we discussing here कि भाई यहाँ से वो निकलेगा, यहाँ से वो निकलने वाला है बाहर. For what purpose? Obviously for sale, for supply. Simple thing. अब सोचो बच्चों कि अगर पूरे कंट्री का, just for the sake of again example, पूरे कंट्री का पेट्रोल अगर वेस्टर्न जोन में ही बच्चों अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया, है कि नहीं बच्चों? तो अगर मान लो बच्चों जामनगर से मुंबई को हम लोग सपोर्ट भेज रहे हैं, है ना, एंड जामनगर से बच्चों हम लोग चेन्नई को भेज रहे हैं. आई विल अंडरस्टैंड लियो. विल द प्राइसेस विल बी सेम? नो. क्यों नहीं रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. तो बेसिकली जो इंडिया में सेंट्रली लोकेटेड रहेंगे, सेंट्रली लोकेटेड. अब चेन्नई फिर से वैसे देखा जाए, लकीली इट इज नाउ अगेन ऑन द राइट साइड और कैन से ईस्टर्न शोर ऑफ द कंट्री. वहां पे फिर से कुछ निकलता रहेगा पेट्रोल तो अलग बात हो गई. अगेन दे कैन गेट फ्रॉम देयर नियर बाय रिसोर्सेज. बट अगर वैसे देखा जाए नागपुर वगैरह जैसे सिटीज हो गए, इट इज कमिंग इन सेंटर और उनके आजू बाजू में प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, तो उनको तो सप्लाई करने के लिए बच्चों खर्चा तो ज्यादा, बहुत अच्छा खासा खर्चा होने ही वाला है. करेक्ट लियो. सो अगर नाउ पे अटेंशन, if I have my supply depots, if I have बच्चों my supply depots in Mumbai, Chennai, Delhi and let us say Karnataka. कर्नाटका के लिए अपन देते हैं बच्चों बैंगलोर. फाइन लियो एवरीबॉडी. यहाँ देखो ओके बच्चों, दिस आर ऑल माय, जो मैंने ब्लू में फिलहाल लिखा है बच्चों, दे आर माय सप्लाई डेपोज. मतलब मैंने वहां पे जाके स्टोर कर लिया है, मेरा जो भी प्रोडक्ट्स है बच्चों मैंने वहां पे स्टोर कर लिया है. ऑलराइट लियो. नाउ देयर इज अ वेंडर और लेट अस से देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन कोलकाता. देयर इज अ रिक्वायरमेंट बच्चों वेयर? इन कोलकाता. मैं कहां से सप्लाई करूं? व्हाट डू यू थिंक बच्चों? कोलकाता पता ना किधर है? दिस इज नॉट अ मैप. बोलोगे मैप टू स्केल, ये मैप टू स्केल नहीं है बाय द वे. ओके, डोंट यू थिंक दिल्ली इज क्लोजर टू कोलकाता देन चेन्नई? हमको डिस्टेंस से देखना पड़ेगा, फिर से मैप्स में जाना पड़ेगा. ओके, एनीवेज, अगर बच्चों मान लो कोलकाता में रिक्वायरमेंट है, आई कैन ऑल्सो गिव फ्रॉम दिल्ली. राइट लिया? हाँ एवरीबॉडी, आई कैन गिव माय फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों विल बी व्हाट? दिल्ली. राइट लियो? ओके लियो. व्हाई विल आई नॉट प्रोवाइड फ्रॉम बेंगलुरु और मुंबई? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सिंपल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगा फुकट का. इफ आई कैन प्रोवाइड फ्रॉम अ नियर बाय सप्लाई डेपो दैट इज बेस्ट ना. टाइम कम लगेगा बट मेनली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मेरा बचेगा. करेक्ट. अगर दिल्ली बच्चों मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कोलकाता का जो भी रिक्वायरमेंट था दिल्ली ने पूरा सफिशिएंट दे तो दिया, बट दिल्ली का सप्लाई खत्म हो चुका एंड देयर इज स्टिल मोर रिक्वायरमेंट फ्रॉम कोलकाता. नाउ व्हाट विल आई डू? एग्जैक्टली. सो माय नेक्स्ट प्रायोरिटी बच्चों विल गो टू चेन्नई. Yes, Shalya, everybody. Third priority, maybe Mumbai, and last priority, बच्चों maybe Bangalore. Clear to everybody? Yes. अगर पौंडीचेरी, have you heard of पौंडीचेरी? पौंडीचेरी में रिक्वायरमेंट बच्चों तो ऑब्वियसली प्रोवाइड फर्स्ट फ्रॉम चेन्नई, सेकंड मे बी फ्रॉम बैंगलोर, थर्ड मे बी फ्रॉम मुंबई एंड फोर्थ मे बी फ्रॉम दिल्ली. So depending from location to location, I can arrange ना बच्चों, I can arrange my sequence कि मैं कहाँ से किसको कितना सप्लाई करूँ. समझ रहे हो कि मान लो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना, यहाँ पे बच्चों क्या है? रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं कहाँ से कौन सा सीक्वेंस में उसको सप्लाई कर सकता हूँ. क्लियर टिल हियर? So basically this chapter was also called as earlier as transportation problem. Same, properly यही कंसेप्ट है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कि जहाँ पे डिमांड है और जहाँ से सप्लाई हो रहा है हम कौन से सीक्वेंस में उसको अरेंज करें.
समझ रहे हो थोड़ा सा एवरीबॉडी? क्लियर टिल हियर? यस, चलो. We often come across situation in which we have to assign n jobs, काम बच्चों के, to n workers. अब ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? काम की और लोगों की. One particular work and again some number of people. All n workers are capable of doing all jobs, but with a varying cost. But क्या बच्चों लिखा है यहाँ पे? Varying cost मतलब क्या? एक तुमको कुछ पर्टिकुलर काम करना है, तुम्हारे पास ऑप्शंस है कि 4-5 लोग वो काम कर सकते हैं, बट लोगों पे बच्चों सेम क्या नहीं है? व्हाट इज डिफरेंट? कॉस्ट अलग है मतलब क्या? उनका सैलरी अलग अलग है. द प्राइसेस वॉट एवर दे आर चार्जिंग पर आवर जो भी रहेगा अलग अलग है. यू टेल मी एज अ बिजनेस ओनर व्हाट विल यू प्रेफर, हायर कॉस्ट और लोअर कॉस्ट? एब्सोल्युटली बच्चों लोअर कॉस्ट है कि नहीं? बट अब यहाँ पे बच्चों मान लो हर एक का प्राइस अलग अलग है और हर एक का वो काम टाइम के अंदर का पर्टिकुलर जितना टाइम लगने वाला है वो भी हर एक का अलग अलग है. वही काम कोई बंदा 2 घंटे में कर सकता है, वही काम कोई बंदा 2.5 घंटे में कर सकता है, कोई 1.5 घंटे में कर सकता है. यस एवरीबॉडी, दैट इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल. तो अपने पास वेरिएशंस या फिर वेरिएबिलिटीज कुछ ना कुछ अलग अलग होने वाले हैं. वी हैव टू फाइंड आवर बेस्ट ऑप्शन. समझा? क्लियर क्लियर? आगे. Hence our task is to find best possible assignment that gives maximum efficiency and minimum cost. Maximum efficiency मतलब मेरा टाइम के अंदर काम होना चाहिए ना. अगर 3 दिन का पॉसिबल है तो 3 दिन में करो. We will not extend it to 5 days. So we will not have any answer कि अगर अपने पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है कि 3 दिन में हो जाए या 5 दिन में हो जाए. Obviously try to get it done in 3 days only. जितना जल्दी उतना अच्छा, जितना कम कॉस्ट उतना अच्छा. Clear till here? Yes. एग्जाम्पल, असाइनिंग एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स. मेरे को कुछ काम करवाने हैं तो मैं कौन से स्टूडेंट को कौन सा काम देना चाहिए, दैट शुड बी माय डिसीजन मेकिंग. सो हियर अगेन वी विल हैव बच्चों काइंड ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. 2x2 मतलब क्या? रोज एंड कॉलम्स. ओके, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ 2 आइटम्स बट रोज एंड कॉलम्स रहेंगे. भाई 2 रोज और कॉलम्स में क्या रहेंगे? जस्ट चेक एग्जांपल यहाँ पे, जॉब्स एंड वर्क. ये हमको XYZ काम करवाने हैं और हमारे पास ABC वर्कर्स है, तो कौन सा काम किसको दिया जाएगा? कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है एवरीबॉडी? तो मान लो बच्चों मेरे पास जॉब्स है X Y Z एंड वर्कर्स है A B C. हाँ या ना? हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपने पास बच्चों हो सकते हैं? 6 कुछ 3x3 9 ऑप्शंस है अपने पास. एक आदमी बच्चों गॉन टू X, या फिर A को हम लोग देंगे Y, या फिर A को हम लोग देंगे Z. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. Similarly for B, similarly for C. तो अलग अलग अपने पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. हाँ या ना एवरीबॉडी? करेक्ट. नाउ वी मे बी गिवन सम कपल ऑफ थिंग्स की अनदर कंस्ट्रेंट्स क्या रहेंगे? रिसोर्सेज अपने, टाइम हो सकता है या फिर कॉस्ट हो सकता है. आई विल अंडरस्टैंड के लिए समझ रहा है? टाइम या फिर कॉस्ट. की अगर ध्यान देना A को X का काम दिया, A को X काम दिया, उसको XYZ उसको जो भी रहेगा नंबर ऑफ आवर्स लगता है. वही A को अगर Y वाला काम दिया तो अलग अलग टाइम लगता है, और वही A को बच्चों Z के लिए अलग टाइम लगता है. which one will you prefer? जहां पे उसको कम, सबसे कम टाइम लगता है. but we have B also, we have C also कि B and C बच्चों can also do the work number X, work number Y and work number Z. अब तुम कॉमन सेंस यूज करो बच्चों. कैन विद वेदर वी कैन यूज A for all 3 of them, only A? नहीं. या फिर अनदर थिंग, एक काम के ऊपर आई कैन नॉट अपॉइंट 2 to 3 वर्कर्स है कि नहीं? किचन में जाते बच्चों अपन अपने अकेले काम करते हैं, 3-4 लोग आ गए फिर तो बन जाती खिचड़ी है कि नहीं? सो वन वर्क इज डन बाय ओनली बाय वन वर्कर एट अ टाइम. कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? सो द असाइनमेंट विल बी लाइक 1:1, वन वर्कर वन जॉब. आई यू अंडरस्टैंड हियर? पक्का? यस. सो वी हैव टू फाइंड आवर बेस्ट आंसर. आगे बढ़े. सब्जेक्ट टू टीचर्स. फिर से तुम्हारे 2 वेरिएबल बच्चों क्या हो गए? सब्जेक्ट्स एंड टीचर्स. डिफरेंट रूट्स ऑफ पिज्जा डिलीवरी बॉयज. तो अमेजॉन, नॉट अमेजॉन सॉरी, स्विगी जोमेटो वाले करते रहेंगे. ये कोई बंदा है, उसको बोलते हैं राइडर. राइडर मतलब डिलीवरी बॉय. अगर वो अवेलेबल है और 4-5 डिलीवरीज करवाने हैं, वो लोग करेंगे बच्चों इसका इस्तेमाल. करेक्टली करेंगे कि पहले किसको डिलीवर करे, बाद में किसको करे और तीसरे को किसको करे. अकॉर्डिंगली दे विल बी फाइनलाइजिंग द रूट ना, कि उसको अगला काम कौन सा आना चाहिए. आई विल अंडरस्टैंड इट क्लियर? समझ रहा है? तो लोग पक्के से बच्चों इसका यूज करते रहेंगे. सेल्समैन टू डिफरेंट रीजन्स.
मतलब कौन से बंदे को कौन सा एरिया में अपॉइंट करना है, उसका परफॉर्मेंस कैसा इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जॉब्स टू मशीन्स वही हो गया, वर्कर्स टू जॉब्स हो गया, तो जॉब्स टू मशीन की कौन सा काम कौन से मशीन में करवाना है, ओके एंड ऑल ऑफ दैट। आगे बढ़े अपन, यस तो चेक करो। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वाह सही है, विच डील्स विद व्हाट, एलोकेशन, एलोकेशन मतलब अलॉट करना, देना, काम पे लगाना, और वेरियस रिसोर्सेज टू वेरियस एक्टिविटीज ऑन वन टू वन बेसिस। समझा ये वाला एग्जांपल में, समझा बच्चों, एक्स वाई जेड और एबीसी वाला, एक बंदा एक काम, दैट्स इट, या फिर एक काम के ऊपर एक बंदा ओनली, क्लियर, यस, अरे हाँ, इट इज डन इन सच ए वे दैट टोटल कॉस्ट और टाइम इज रिड्यूस्ड, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट बच्चों क्या बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ओके। सो अगर तुमको ये नहीं दिया है, मान लो टाइम और कॉस्ट नहीं दिया है, बट लेट अस से कुछ दूसरा दिया है, सेल्स है ना, सेल्स एंड रीजन, ऐसा दिया अपने को, दो चीजें, ओके, सेल्स एंड रीजन, सेल्समैन कोई ना कोई है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वी वांट सेल्स टू इंक्रीज और डिक्रीज, वी वांट द सेल्स टू बच्चों ऑब्वियसली इंक्रीज, हाँ या ना, सेल्स इंक्रीज तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आल्सो इंक्रीज। टाइम और कॉस्ट दिया है, अगर मान लो अगर टाइम और कॉस्ट दिया, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, ज्यादा या कम टाइम और कॉस्ट, कम बच्चों, कम टाइम में या फिर कम कॉस्ट में अपना काम होना चाहिए, सिंपल नो, दिस आर आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि हम कोई भी काम किसके लिए कर रहे हैं, समझ रहे हो, यस आगे बढ़े, बंद हुआ कर तेरा, ऑलराइट चेक, आगे का बच्चों कंडीशन चेक करो, पे अटेंशन, नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स और वर्कर्स, पे अटेंशन, जो भी तुम्हारे दो वेरिएबल्स जिसको हम असाइन करने वाले हैं दे आर इक्वल, कुछ समझ रहा है क्या मतलब, पॉइंट नंबर 1 के बाद हम जो भी दो चीजें हैं, लेट अस से जॉब्स एंड वर्कर्स, वी विल प्रेजेंट देम बच्चों इन टैबुलर फॉर्म, रोज एंड कॉलम, दिख रहे हैं यहाँ पे, डोंट गेट वरीड बाय दीस नंबर्स, अंदर कुछ नहीं है वो, ओके कुछ खास है नहीं उसमें, अंदर के नंबर्स का टेंशन मत लो, उन्होंने बस क्या किया, नंबरिंग की और कुछ नहीं किया है, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, ओके, वर्कर नंबर 1, वर्कर नंबर 2, वर्कर नंबर 3, उतना ही देके रखे और कुछ नहीं है, समझ रहे हो, तो कौन सा जॉब किसको जाना चाहिए, राइट, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अराइव एट इट। तो उन्होंने पहला कंडीशन क्या बोला कि तुम्हारा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम समझ रहा है, जॉब्स वर्कर्स रीजन सेल्समैन, कुछ भी रहेगा वो, इट कैन बी एनीथिंग, ये जो दो वेरिएबल है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल, ताकि ओनली देन वी कैन डू बच्चों व्हाट प्रॉपरली 1:1 का अलॉटमेंट, समझ रहा है, अलॉटमेंट व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड अलॉटमेंट मतलब असाइनमेंट इटसेल्फ, है कि नहीं, वेरी टेल एवरीबॉडी, यस, each worker or machine is assigned to do only one job, मतलब फॉर एग्जाम्पल यही वाली चीज, ए ने बच्चों को, अपन ने बच्चों ए को अलॉट किया एक्स काम, ए को अलॉट किया बच्चों एक्स का, वही ए को अपन एक्स का काम होने के बाद वाई पे नहीं लगाएंगे, वन वर्कर वन जॉब ओनली, क्लियर, यस, उसको एक्स का काम हो जाने के बाद उसको दूसरा कुछ तीसरा कुछ देना है, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट, that will be under sequencing, अभी अपने को कुछ उससे भी लेने देना नहीं है, समझा कि नहीं फिलहाल, यस चलिए, अरे बोलो हाँ समझा, so each worker or machine is assigned to only one job, आगे टाइम पास, each worker or machine is independently capable of handling any job, independently मतलब किसी और की मदद की जरूरत नहीं, कोई आगे पीछे उसके अंदर कुछ काम नहीं करेगा, जिसको अलॉट किया है वही पूरी तरह से स्टार्ट टू फिनिश करेगा, डन, क्लियर, यस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड, ऑब्जेक्टिव मतलब हम किसके लिए वो अलॉटमेंट कर रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, या फिर कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस करने के लिए, दैट इज क्वाइट क्लियर, हो गया, बोलो ओके, यस, चलो, सो गिवन n वर्कर्स एंड n जॉब्स विद द कॉस्ट, कॉस्ट बच्चों क्या इंक्रीज और डिक्रीज, विद द डिक्रीज, एक बंदा एक काम कितने रुपए में कर सकता है, या फिर एक बंदा एक काम कितने टाइम के अंदर कर सकता है, टाइम इज मनी, सो इवन एज सच टाइम इज बच्चों कॉस्ट, हाँ समझ रहे हो, सो गिवन n वर्कर्स एंड n जॉब्स, द कॉस्ट ऑफ एवरी वर्कर फॉर एवरी जॉब, ऑफ एवरी वर्कर फॉर
every job. मान लो A बच्चों X के साथ काम करता है. If at all बच्चों I do like this, ध्यान देना. ये तुम्हारे जॉब्स थे ना और तुम्हारे वर्कर्स A, B, C. हमको ऐसा बच्चों अलॉटमेंट करना ही पड़ेगा. Rows and columns. Now A may take, again I'm just giving some example, 10 rupees to do some X का काम. He may take 25 rupees to do Y का काम and he may take 15 rupees to do Z का काम. Z का काम मतलब work number Z, समझ रहे हो? Same thing for B, है ना? 15, 50, 25, 100, 10, 30. Now ये जो cost वगैरह जो भी रहेगा बच्चों depends on their experience, it depends on their capabilities, कुछ भी हो सकता है. We are not bothered with that. अपने को सिंपली बच्चों नंबर्स मिलने वाले हैं. करेक्ट लियो. व्हाट डू यू थिंक बच्चों, एक्स का काम किसको देना चाहिए? व्हाट डू जनरल विदाउट एनी लॉजिक आल्सो, व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है तुमको? एक्स का काम बच्चों किसको देना चाहिए? ए को बच्चों के कॉस्ट कम है, यस. वाई का काम, सी को कॉस्ट सबसे कम है, जेड का काम. ए दो काम नहीं कर सकता ना, तो वी हैव नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. Are you getting my point? We may have to go for next best option. Correct? अब देखो बच्चों x का और a का खर्चा कितना है? 10. y c का खर्चा कितना है? 10. z b का खर्चा कितना है? That is my total cost ना, 45. This is what we are comparing with any other combinations. Are you understanding? तो बाकी कोई भी और कॉम्बिनेशन देखोगे, अगर वो 45 से कम आता है, we will prefer that combination. But maybe शायद यही तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है. समझा? So this assignment, this answer basically, this is our main answer. कि भाई assignment कौन से काम को किसका करना चाहिए और उसका फिर total cost भी कितना है. Clear? And this should be obviously our most minimum cost. हो गया? Yes. आगे बढ़े. अरे बोलो हाँ. ओ बच्चों. Yes, आगे बढ़ते हैं. चलो. ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या है अपना यहाँ पे? To make assignment that gives you what? Minimum cost. ठीक है? n by n is to n तुम्हारे जो भी रहेंगे. Why n into n only? Very good. Because number of rows are equal to number of columns. Matrix मतलब तुम्हारा वो इसमें फॉर्मेट में ही हो गया. Okay, rows और columns के फॉर्मेट में ही हो गया. Which covers n factorial possible ways of making assignments. Because n into n. Okay, मतलब अलग अलग possibilities तुम्हारे हैं यहाँ पे. ठीक है? आगे बढ़े अपन. Check this example. क्या दिया उन्होंने? Suppose you get following quotations. Quotation समझते हैं ना? Correct? कुछ घर का काम करना है. अमर, अकबर, एंथनी, तीन लोगों ने बच्चों एक ही घर के लिए क्या दिया? कोटेशन दिया है. Which one will prefer? Amar, 27,980. Okay. So naturally we may think that Amar is giving the best price overall. बराबर है. However, if we think of individual items and get the prices per repair item from our contractors, this would be beneficial in two ways. We may save time since all contractors will be working on different repair items simultaneously. मतलब क्या? इनका क्या कहना है कि अमर ने बच्चों सभी काम का कोटेशन दिया अमर ने, और अगर बच्चों अपने कॉन्ट्रैक्ट अमर को दिया तो बस अमर ही काम करेगा ना. अकबर एंथनी पिक्चर में आएंगे क्या? नहीं आएंगे. तो उनका कहना है कि अपन ऐसा क्यों करें, फिर पूरा काम अमर को क्यों दे. इनफैक्ट अपन काम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अपन एक इंडिविजुअल एक आइटम देखते हैं कि कौन कितने में दे रहा है पर्टिकुलर खर्चा. उससे दूसरा फायदा क्या होगा? तीन लोग एक साथ काम करेंगे. एक बंदा पूरा काम करेगा, उससे बेटर है कि पूरा जो काम है अपन डिवाइड कर दे तीन चार लोगों में, जल्दी हो जाएगा फिर ऑब्वियसली. यस और नो? करेक्ट. सो वी मे सेव टाइम since all contractors will be working together, working on the different repair items but simultaneously. हम एक पर्टिकुलर जो काम है उसके ऊपर एक बंदा काम करेगा बट एट अ टाइम. ओके. पूरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? टाइलिंग करने का है तुम्हारा, कुछ पेंटिंग करने का है, कुछ रिपेयर वर्क करने का है, तो अलग अलग काम अलग अलग लोग अपना अपना करेंगे. यस. वी मे गेट अ बेटर प्राइस बाय हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बेस्ड ऑन देयर लोएस्ट आइटम कॉस्ट. चेक करो ना, कुछ तो अपने को देके रखा है, चेक करो ना. अब उन्होंने दूसरा पॉइंट भी दिया अपने को. अमर का टोटल कोटेशन था 27,980 बराबर है. अमर का कम था, अकबर का भी टोटल एंड एंथनी का भी टोटल. बट नाउ दे हैव गिवन यू डिफरेंट आइटम्स कि उसका जो टोटल आ रहा है ना पूरा खर्चा, इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट बच्चों? 3 अलग अलग वर्क. यस. फ्लोरिंग, पेंटिंग एंड विंडो वाला वर्क. हाँ या ना? करेक्ट लिया. तो उन्होंने आइटम वाइज अपने को दिया यहाँ पे. करेक्ट.
तो उसमें पहला फायदा अपने को क्या है कि अगर मान लो तीनों अलग अलग काम अपन ने तीनों को दिया, एटलीस्ट दे विल बी वर्किंग टुगेदर नो एट द सेम टाइम, तो जल्दी तो काम होगा, प्लस अलग अलग कोटेशंस है फॉर अलग अलग वर्क। फ्लोरिंग बच्चों कम किसका सबसे, व्हाट डू यू थिंक? अकबर का फ्लोरिंग बच्चों कम है, ओके। पेंटिंग किसका कम है? अमर। और एल्यूमिनियम का विंडो वाला एंथनी। दिस क्वाइट इजी, यहाँ पे कुछ झगड़ा नहीं हो रहा, मतलब झगड़ा मतलब क्या, पर्टिकुलर अगर आइटम वाइज में जाऊं, इट इज चीपेस्ट ओवर देयर, हाँ या ना? अगर मैं अमर के एंगल से देखूंगा, ही इज डूइंग चीपेस्ट, दैट यू कैन नॉट कंपेयर ना, क्योंकि फ्लोरिंग, पेंटिंग और विंडो कैन नॉट बी कंपेयर्ड, वो अलग अलग है। तो आई कंपेयर विंडोज का खर्चा फॉर डिफरेंट पर्सन, सिंपल टेल हियर। सो दिस विल शुड रिजल्ट इनटू माय व्हाट बेस्ट प्राइस, चेक करो, हैव दे गिवन अस दैट, चेक करो, वही आया अपना आंसर। सो टोटल कॉस्ट इज कमिंग टू व्हाट, नॉट द कोटेशन गिवन बाय अमर, है ना, नॉट द कोटेशन गिवन बाय अमर ओरिजिनली, समझा कि नहीं समझा? तो अगर हम उसको डिवाइड करें प्रॉपर एक आइटम वाइज देखे, इट इज कमिंग टू चीपर इफ वी डिस्ट्रीब्यूट दैट वर्क। शेपा बच्चों, अगेन कॉस्ट मिनिमाइजेशन वाज आवर फंक्शन यहाँ पे, है कि नहीं? अरे हाँ, आगे बढ़े। सो वी विश टू हायर वन कॉन्ट्रैक्टर फॉर वन जॉब टू मिनिमाइज बोथ द टाइम एज वेल एज कॉस्ट, तो अपन ये ऑप्शन में जाएंगे। क्लियर? फाइंडिंग एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब बच्चों क्या होता है, मिनिमम या मैक्सिमम, व्हाट डू यू थिंक? ऑप्टिमल मींस बच्चों बेस्ट, ओके, इट इज व्हाट, बेस्ट, ओके, बाय राइटिंग ऑल n फैक्टोरियल पॉसिबल अरेंजमेंट। फैक्टोरियल याद आ रहा है क्या? पक्का? जितने भी तुम्हारे रोज थे या फिर कॉलम्स थे, ओके, उतने तुम्हारे अरेंजमेंट्स है, पॉसिबल है। इस टाइम कंज्यूमिंग मतलब क्या, यू कांट कीप ऑन चेकिंग ईच एंड एवरी आइटम बार बार कि अमर का फ्लोरिंग इतना कंपेयर टू अकबर का इतना, कंपेयर टू एंथनी का इतना, हम अलग अलग कॉम्बो करके देखेंगे। मतलब क्या क्या कहूं मैं तुमको, अमर है ना, अमर, अकबर, एंथनी, करेक्ट? कौन सा काम था तुम्हारा? पहला वाला फ्लोरिंग, दूसरा पेंटिंग, तीसरा विंडो वाला, करेक्ट है? ये एक कॉम्बो हो गया, ये एक कॉम्बो है बच्चों कि अमर ने फ्लोरिंग का किया, अकबर ने पेंटिंग किया और एंथनी ने विंडो किया। वी विल हैव डिफरेंट लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, और हर एक के बाद बच्चों अपने को फिर उसका कॉस्ट निकालने का है ना, फॉर डिफरेंट कॉम्बो। दिस इज वेरी स्टूपिड एंड टाइम कंज्यूमिंग। मैन्युअली करना कोई भी चीज, और अभी तो बच्चों बस 3 ही आइटम है, 3 रोज और 3 कॉलम्स, है ना। 3 फैक्टोरियल बच्चों विल बी हाउ मच, 6, बराबर 6 तुम्हारे पॉसिबिलिटीज है, 4 हो गए 24, 5 हो गए 120। वी कांट कीप ऑन राइटिंग ऑल द कॉम्बिनेशंस मैन्युअली। आर यू अंडरस्टैंडिंग कहां पे हमारा सबसे लोएस्ट कॉस्ट आ रहा है? दैट्स व्हाई वी हैव दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम मतलब दिस काइंड ऑफ कांसेप्ट, चलेगा? सो विल बी ऑब्वियसली नॉट डूइंग मैन्युअली, यू हैव टू फॉलो सम अदर मेथड, ओके। कौन है बंदा ये तुम्हारा? हंगेरियन मेथड और हंगेरियन मॉडल वी हैव। आगे बढ़े बच्चों, चलो। इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, if a constant positive or negative is added to every element of any row or column in a given cost matrix, an assignment that minimizes the total cost in the original matrix also minimizes the total cost in the revised matrix। अपन इसके स्टेप से देख लेते हैं अपन। A solution having zero total cost of assignment is the optimal solution। अपन इसको एग्जांपल में देखते हैं, चलो। 4 jobs 4 वर्कर्स, और दिया क्या है बच्चों? कॉस्ट दिया है, चेक करो एवरीवन देयर, टाइम मतलब कॉस्ट ही दिया है ना, बराबर एवरीबॉडी, यस। सो जॉब्स J1 J2 J3 J4 और वर्कर्स W1 से लेके W4। तुम्हारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज आवर बेस असम्पशन। अगर नहीं हुआ उसमें भी अपने को वैरायटीज बाद में मिलने वाले हैं, ओके लियो? अरे हाँ, द ऑब्जेक्टिव इज व्हाट बच्चों? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ऑलराइट? अरे हाँ, चेक करो, ध्यान देना। सबट्रैक्ट, स्टेप नंबर 1, subtract smallest element of each row from every element of that row। just try to understand क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तुमको इसका मीनिंग समझा, जॉब्स और वर्कर्स का?
वर्कर नंबर 1 कैन वर्क, पहली बात तो ऑन ऑल दी 4 जॉब्स, उसका कैपेबिलिटी है, बट ऑब्वियसली इट इज डिफरेंट कॉस्ट फॉर डिफरेंट आइटम्स फॉर डिफरेंट जॉब्स के लिए, समझ रहे हो, फॉर डिफरेंट वर्क्स के लिए, ठीक है एवरीबॉडी। तो W1 का बच्चों कहां पे सस्ता पड़ता है? J3 पे, यस एवरीबॉडी। और J1 के लिए, बट J1 के लिए बच्चों कौन सस्ता पड़ता है? W3 सस्ता पड़ता है। आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग, बट दैट मे नॉट बी द आंसर। 4 उससे और सस्ता है, चलेगा, ठीक है। J2 के लिए कौन सस्ता है बच्चों? W4 ही सस्ता है। अगेन आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग, बट दैट अगेन लाइक आई सेड दैट मे नॉट बी, वो तो पॉसिबल नहीं है। वी कांट असाइन W4 टू J1 आल्सो एंड J2 आल्सो, वी हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, समझ रहे हो। देन J3, अच्छा W2 के लिए, J2 के लिए नेक्स्ट बेस्ट कौन है? W2 है, ठीक है। J3 के लिए W3 फॉर श्योर। J4 के लिए बहुत सस्ता है ना। उसके बाद कौन है नेक्स्ट बेस्ट? W3। सो वी हैव लिटिल बिट ऑफ चैलेंज ना यहाँ पे कि हम W3 को कहां पे लगाए, J3 में लगाया या J4 में लगाया, या फिर W2 का देखो बच्चों कहां पे, J2 के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन होते थे W4 एज वेल एज W2, यस और नो। झेप रहा है W1 बच्चों किधर भी अपने ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना, बट उसको हम खाली रख नहीं सकते हैं, निकाल भी नहीं सकते हैं राइट नाउ, एटलीस्ट थियोरेटिकली। कुछ समझा कि नहीं समझा? क्योंकि काम तो होना चाहिए, एंड वी आर अपॉइंटिंग 1 पर्सन फॉर 1 वर्क। यस एवरीबॉडी, समझ रहे हो? ऑनलाइन वालों, अर्चिषा, अथर्व, चिन्मयी, प्रतीक, सानिका, श्रुति, बोलो फटाफट। चेक करो मैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी विल रिड्यूस व्हाट हाईएस्ट एलिमेंट फ्रॉम रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द सेम रो, ऐसा कुछ लिखा है? अरे हाँ, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट लिखा है, लार्जेस्ट लिखा है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। ये तुम्हारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन है ना, हमको कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो रो नंबर 1 बच्चों, रो नंबर 1 बोला है क्या? रो बोला है क्या? रो वाइज बोला है क्या? हाँ राइट। तो W1 इज द फर्स्ट रो, करेक्ट लिया। उसमें स्मॉलेस्ट कौन है बताओ मुझको अभी? स्मॉलेस्ट 50। सो आई विल रिड्यूस, ध्यान देना बच्चों अभी, आई विल रिड्यूस 50 फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ रो नंबर 1, बचा बच्चों यहां पे कितना? 12, 13, 0 एंड व्हाट 22, करेक्ट लिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा कॉस्ट सबसे कम। अब जीरो, whenever कंपेयरिंग और यू कैन कन्वर्टिंग इनटू जीरो, कुछ तो कभी ना कभी तो जीरो आएगा, हर एक रो में बच्चों एक जीरो तो आएगा अभी, बिकॉज यू रिड्यूसिंग वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम रिमेनिंग ऑल ऑल्सो। तो एक बंदा कोई ना कोई जीरो पक्के से होगा, समझा कि नहीं समझा? दैट इज द बेस्ट आंसर रो वाइज, दैट इज द बेस्ट आंसर रो वाइज। W1 बच्चों मतलब कहां पे सबसे बेस्ट फिट होता है? J3 में फिट होता है। सी नंबर्स बड़े हैं, लॉजिक वही है, बट रिड्यूस किया तो क्या होता है? इट इज इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। W2 बच्चों हिमसेल्फ, W2 इज बेस्ट वेयर, व्हाट डू यू थिंक? J2 पे है। अब नाउ व्हाट विल आई डू बच्चों, रो नंबर 2 में मैं क्या करूंगा? आई रिड्यूस 35 फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट, 45, 55, 27, 22 है क्या ये? बराबर ये 0, तो ये 14 एंड 25, बराबर ना? यस चलिए। तो W2 himself as such is best option for J2, झेप रहा है क्या? W3 बच्चों लीस्ट कौन है? 15, अरे हाँ बताओ, बट स्टिल ओके। नाउ रिड्यूस अगेन, कितना बचा? 6, यहाँ पे 32, 34, यहाँ पे 0, यहाँ पे 41, हाँ ऑल राइट। W4 लीस्ट कौन है? 18, अरे हाँ, तो बचा कितना बच्चों? 0, 1, 68, 58, 58, 60, then 5. Yes, till here. This step is called as row minimization. It is called as what? Row minimization. But हमको अभी कॉलम वाइज भी देखना है कि कॉलम वाइज बच्चों बेस्ट ऑप्शन कौन है। झेप रहा है? यस। आगे now check, pay attention, now check बच्चों column wise, do we have some zeros? Every column has some zero? Not necessarily. Every row will have a zero,
बिकॉज हमने शुरुआत ही कहां से की, रो मिनिमाइजेशन से की. So every row will definitely have a zero, but every column may not have a zero. But column wise भी हम जो वही स्टेप प्रोसेस, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे. क्या? Reduce smallest element from remaining all the elements. Now column wise. अभी बच्चों क्या? Column wise. Column wise देखो बच्चों, नंबर्स अपन ने नए लगाए 12, 22, 6, 0. अगर मैंने कॉलम मिनिमाइजेशन भी किया, आई एम रिड्यूसिंग 0 फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, मतलब वही नंबर रहने वाले हैं. एनी चेंज होगा ओवर देयर? नो. J2 में कुछ चेंज होगा? नहीं. जहां पे 0 आ गया तुम लोग सेफ हो इन अ वे. J3 में कुछ चेंज होगा? वहां पे तो 2 0 बच्चों. करेक्ट लिया. बट J4 में कुछ है आइटम प्रॉब्लम है. यस, प्रॉब्लम मतलब वहां पे 0 नहीं. हु इज द लीस्ट? नाउ आई विल रिड्यूस 5 फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ J4. कितना बचा? 17, 20, सॉरी 41 था, मैं तो भूल गया. 41 था, सो 36 एंड 0. Clear till all of you? Yes, Celia, everybody? Yes. So we have now, at least we have in every row and every column, at least we have 1 0. Now we can choose. Now we can what बच्चों? Choose. कुछ समझा कि नहीं समझा? So I did row minimization and we did उसके बाद immediately column minimization. कहीं ना कहीं every row and every column में अपने पास 0 होना चाहिए. That 0 is cost or the best cost. Best minimum cost और कुछ नहीं है वो. समझा? पक्का? अरे हाँ. अब चेक करो बच्चों, we have to assign, we have to now properly assign. Now check, go row wise. Okay, क्या W1 के पास बच्चों कोई ऑप्शन है? W1 के पास, W1 दिख रहा है सभी को? W1 के पास कुछ ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है उसके पास. Does he have multiple options? Tell me this. Whether W1 has multiple options? No. W1 के पास एक ही ऑप्शन, कौन सा वाला? J3 ना? दिखा कि नहीं दिखा? इधर इधर इधर. हाँ पक्का एवरीबॉडी? आई एम डूइंग अ ट्रायंगल ओवर देयर फिलहाल के लिए. चलेगा? तो W1 बच्चे गोज वेयर? J3 के पास. W1 का कुछ ऑप्शन है और नहीं है. अगेन गो रो वाइज. W2 का क्या बच्चों? लेट अस चेक. टेल मी. उसका एक ही ऑप्शन है, मतलब डज ही हैव मल्टीपल चॉइसेस? ऐसा कुछ है? नहीं. ध्यान देना बच्चों, ना पे अटेंशन. ये भी हो गया, असाइनमेंट हो चुका मतलब इधर. सो W2 विल गो टू J2, W1 विल गो टू J3. जेबा गया. W3 के पास बच्चों कुछ ऑप्शन है? W3 के पास J1. कौन? अरे हाँ, वहां पे तुम्हारे जीरोस रह गए ना. हाँ, तो W3 बच्चों गया तुम्हारा. W3 किधर गया? गया. अच्छा, कैन वी गेट समथिंग एल्स नाउ? नहीं. क्या W4 के पास ऑप्शन है? W4 के पास बच्चों ऑप्शन है? J4 गया किसी को? नहीं. तो अपने को उसके आगे और प्रोसेस करना पड़ेगा. आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता तुम्हारा. अगर ऑप्शन अवेलेबल है और 5 मार्क तो मिलेगा कम से कम. 5 मार्क के लिए मिलेगा. काफी सिंपल है. जो भी है 4-5 मार्क के लिए, ज्यादा नहीं आएगा. बट आई मिलेंगे ना, पूरा मार्क्स तो मिलेगा ना. सब प्रोसेस 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 फॉलो करना है. राइट टिल हियर? यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेसेस. ओके, आगे बढ़े अपन. चलो, अपना पहला वाला बराबर था, चेक करो. 12, 13, 0, 22, 22, 0, 14, 25 बराबर है. 6, 31, 0, 41 एंड 0, 1, 60 एंड 5. उन्होंने बाद में क्या किया? कॉलम मिनिमाइजेशन किया. ये आया बच्चों अपना आंसर. यहां तक सेम था. हाँ, चेक करो अभी. यहाँ पे भी ठीक है अपना. W1 ये तुम्हारा कौन सा था? G है ना? J1, J2, J3 एंड J4. W1 J3 दिया था अपन ने. W2 J2 दिया था. यस. W3 उन्होंने किसको दिया? J3 को दिया ना. करेक्ट एवरीबॉडी? W3 के पास पागल है क्या लोग? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ दिया नहीं उसको. और W4 को क्या दिया बच्चों उन्होंने? J1 दिया. क्या बात. W4 को क्या देने का? J4 दे सकता है. कुछ भी विल गो टू दैट. उन्होंने आगे दिया. वेट. ऑब्जर्व दैट. ध्यान देना. थर्ड रो डज नॉट कंटेन एनी असाइनमेंट. उसको कुछ दिया अब तक नहीं, बट देना तो पड़ेगा. यस एवरीबॉडी? करेक्ट. तो W1 J3 गॉन. W2 व्हाट बच्चों? J2 गॉन. यस एवरीबॉडी? W4 को क्या दे रहे हो लोग? ऑप्शन है ना उसके पास. यस चलिए.
इन फैक्ट बट जस्ट अंडरस्टैंड, वैसे देखा जाए ना J1 का कॉस्ट, वैसे देखा जाए इफ आई एम कंपेयरिंग दिस, कौन सा पेंडिंग है, W3 एंड W4 पेंडिंग है, W3 एंड W4 पेंडिंग है। तो वैसा देखा जाए अगर मैं, अपने पास ऑप्शंस क्या है, W4 इज यू कैन से चीपर एट J1 एंड J4 ऑल्सो, W4 इज चीपर एट J1 एंड J4 ऑल्सो, और J3 ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग, J3 ऑलरेडी दे चुके कि नहीं W1 को। तो वैसे देखा जाए W3 बच्चों जा सकता है J1 के पास, W3 जा सकता है बच्चों J1 के पास, बिकॉज दैट कॉस्ट, नेक्स्ट कॉस्ट इज लोअर ओवर देयर, है ना, एंड W4 को हम लोग देंगे देन J4, वैसा हो सकता है। क्लियर डिले कुछ जेपा के नहीं जेपा, यस। तो चेक मार्क सो एंड सो रो नंबर R3 की पेंडिंग है उनका, चेक करो। मार्क दिस कॉलम C3 हैविंग जीरोस इन द मार्क कॉल रोज, मार्क रो क्या उनको कहना, विच कंटेन्स असाइनमेंट मार्क कॉलम्स, ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, सिंपल ये देखो, ध्यान देना, पे अटेंशन, बाकी का छोड़ो, यहां पे ध्यान देना। अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली ऑप्शंस मिलता नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग द बेस्ट आउटकम। बेस्ट आउटकम मतलब बच्चों हमेशा याद रखना 1:1, 1:1। अभी हम बच्चों W3 को दे पा रहे थे क्या ऑप्शन कोई? नहीं। क्यों नहीं दे पा रहे थे? बिकॉज दैट उसके पास जो ऑप्शन था, W3 के पास जो ऑप्शन था, इट इज ऑलरेडी टेकन बाय W1। W3 के पास था बच्चों J3, बट J3 इज गॉन ऑलरेडी टू W1। तो असाइनमेंट पूरा हो रहा है कि अपना नहीं, और अगर 1:1 रहा, हम किसी को खाली नहीं रख सकते हैं। समझा टिल हियर? So check what is the next step. What are they saying? Draw straight lines through marked columns and unmarked rows. Simply stated. इसका छोड़ दो. You will draw number of lines. Okay? Straight number of lines. कितने number of lines? Which covers all the zeros. Which covers all the zeros. 4 रो है तो तुम 4 लाइन नहीं मारोगे. Okay? Minimum number of lines. What did I say? Minimum number of lines covering all the zeros. कुछ झेपा पक्का 4 लाइन मार दे तुम्हारा बच्चों, आंसर कभी नहीं आने वाला. ओके, चेक ओवर हियर. They have given you the answer, but still pay attention, pay attention, pay attention. How will you understand or choose कि हमको minimum number of lines कैसे आएंगे? Go to any zero. Let us say अपन जाते बच्चों रो वाइज W1, दिख रहा है जीरो. अब मुझको अगर जीरो को एक लाइन मारना है, it will be either horizontal or vertical, but I will choose that line which covers more number of zeros. मतलब W1 J3, मैं यहां से नाम हटा रहा हूं, ध्यान देना. W1 J3 के लिए वो जो जीरो तुमको यहां पे दिख रहा है, what line should I prefer? Horizontal या vertical? Vertical, because it is covering exactly. जेपा W2 J2, तुम हॉरिजॉन्टल जाओ वर्टिकल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ओके, यू कैन गो बोथ द वेज. उन्होंने क्या दिया है? हॉरिजॉन्टली. कुछ समझा क्या? इवन वर्टिकली इज पॉसिबल एंड इज करेक्ट आंसर. तुम्हारे आंसर अलग अलग आ सकते हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेप्स में. मेन आंसर सेम आएगा पर. ओके, तो किसी ने यहाँ पे वर्टिकल लिया तो भी चलेगा. नेक्स्ट जीरो कौन सा वाला? W4 J1. कंपल्सरी बच्चों तुमने क्या करना चाहिए उसको? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? समझा? ऑलराइट टिल हियर, फाइन टिल हियर. तो हमने बस सब जीरोस तुम्हारे कवर किए हैं यहाँ पे. नाउ अंडरस्टैंड, जो आइटम्स के ऊपर से लाइन जा रहा है, पे अटेंशन ना, जो आइटम्स के ऊपर से लाइन जा रहा है, वी कॉल देम एज मार्क्ड आइटम्स. वी कॉल देम एज व्हाट बच्चों? मार्क्ड आइटम्स. जो नंबर पूरा खाली दिख रहा है, जिसको कोई भी लाइन नहीं जा रहा, दे आर कॉल्ड एज अनमार्क्ड आइटम्स. एंड देयर इज थर्ड आइटम व्हिच आर इंटरसेक्शंस. व्हिच आर व्हाट बच्चों? इंटरसेक्शन. तो झेपा कि नहीं झेपा? पक्का टिल हियर? यस विल मार्क. एक मिनट, उनका छोड़ दो, उनका छोड़ दो, अपन अपना फॉलो कर. वो लोगों ने भी वही किया कि कहाँ का तुम्हारा पॉसिबल है, कहाँ का पॉसिबल नहीं. जस्ट फॉलो द जीरोस ओवर देयर. ओके, कहाँ पे था अपना? ये था नहीं, उल्टा था. दिस वन, देन दिस एंड दिस, ये वाला बराबर है. ओके, नाउ व्हाई आर वी कवरिंग दिस? अब ध्यान देना, व्हाई आर वी कवरिंग दिस? बिकॉज अपना असाइनमेंट हुआ नहीं, वी डिड नॉट गेट आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सो वी वांट आवर नाउ नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल आउटकम. करेक्ट टिल हियर एवरीबॉडी? ओके टिल हियर? यस. अब ध्यान, अनमार्क्ड मार्क समझा? मार्क वाले जिसके ऊपर लाइन से लाइन गया, अनमार्क्ड वाले जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं. एंड देन थर्ड वी हैव व्हाट? इंटरसेक्शन. Now what we will again, lastly again we will repeat the process. Key
अब बचे कुछ जो अनमार्क्ड आइटम्स है, बचे कुछ जो अनमार्क्ड आइटम्स है, उसमें से वी नीड टू फाइंड आवर बेस्ट सॉल्यूशन. एंड हाउ डू ऑलवेज फाइंड आवर बेस्ट सॉल्यूशन? बाय रिड्यूसिंग रो मिनिमाइजेशन या फिर एज वेल एज कॉलम मिनिमाइजेशन. अब वो जो अनमार्क्ड आइटम्स में सबसे लीस्ट कॉस्ट कहां पे? ये वाला, हाँ है ना. नाउ आई विल रिड्यूस दैट 6. नाउ रिड्यूस दैट 6 फ्रॉम ऑल द आइटम्स, बट फ्रॉम ऑल द अनमार्क्ड आइटम्स. जो स्टोरी है या फिर जो अपने पास ऑप्शन है हम उसको रखेंगे ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे. समझ रहे हो? यस. और बचे हुए जो है उसमें से विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन. कुछ समझा कि नहीं समझा? यस चलिए. तो आई रिड्यूस 6 फ्रॉम ऑल द अनमार्क्ड आइटम्स. I will make no changes to the marked items. Okay, till here, but I will add them to the intersection. I will add them to the intersection. Process हमको बस उतना फॉलो करना है. Alright, till here, check करो. Pay attention. All zeros can be covered. ये अपना हो चुका है, ठीक है. So we continue to the next step. उनको कहना क्या, अपने असाइनमेंट किया क्या अच्छे से? नहीं किया. Okay. फाइंड स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा बच्चों? 6 है, बराबर है. ध्यान देना, एक बार ये दिमाग में तुम्हारे फिट हो गया प्रोसेस, उसके बाद इट्स ऑल टाइम पास. ओके, केक वॉक एकदम. सबट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स. यस, सबट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स. अनकवर्ड समझा बच्चों? ध्यान देना, जिसके ऊपर लाइन है, एंड ऐड इट टू ऑल द एलिमेंट्स व्हिच लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस एंड अदर एलिमेंट्स ऑन द लाइंस रिमेन अनचेंज्ड. बेसिकली अब ध्यान देना, इसकी वजह से होगा क्या, पक्के से बच्चों अपने को और एक एक्स्ट्रा जीरो मिलेगा. पक्का ना? 6 - 6 बच्चों अपने वहां पे जीरो मिल जाएगा, हाँ या ना? सो और एक अपने को फिर से मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. टेल मी, 12 - 6 वाला 6, बताओ. 7, दिस विल बी 0 ओनली. देन व्हाट? 11. 22 will change, 0 will not change. 14 plus 6, 20. This 20 will not change, but now this will be 0. This is what? 28. This will be 0. 30. Correct everybody? और ये तुम्हारा लास्ट रो चेंज हो रहा है क्या? 0, 1, but 66 है. 60 है ना ये ओरिजिनली, तो 66 हुआ ये, एंड 0 will not change. करेक्ट लिया. अब बच्चों अभी होगा क्या, अच्छी बात कि W3 के पास भी 2 ऑप्शन हो गए और W4 के पास भी 2 ऑप्शन हो गए, है कि नहीं? Now you can choose. W1 और W2 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. जब भी मतलब ऑप्शंस नहीं है ना, वी हैव टू गिव देम असाइनमेंट. और अगर बाद में आके ऑप्शंस आए देन वी कैन चूज. यस टेल यू एवरीबॉडी, करेक्ट? इन दैट केस अभी फिर से देखो, W1 G3 अपना फिक्स था पहले से. आई गिव सम अदर कलर नाउ. W1 G3 बच्चों पहले से फिक्स था अपना, हाँ या ना? यस. और कौन फिक्स था? W2 J2 भी फिक्स है, भी फिक्स है. एज सच करेक्ट टेल यू एवरीबॉडी. नाउ वी कैन चूज आराम से. You can give W3 to J1, but जब भी आप ध्यान देना, whenever you are assigning ना, वो बाकी के जीरो को हटा देने का. Because now again you will not assign W3 to J3. बात करता हूँ उसका. तो W3 को ऑप्शन किसको दे दिया बच्चों? J1 को दे दिया. और उसके पास ऑप्शन, और यहाँ पे देखो, when I gave W3 to J1, again I am repeating, when I gave W3 to J1, उसके रो में और उसके कॉलम में कुछ भी रहेगा, रो में और कॉलम में जितने भी जीरो है उसको सबको हटा दो. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. W3 को जब J1 के साथ दिया तो वो जीरो के बाजू में रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज कुछ जीरो बचता है, उसको हटा देने का. मतलब अल्टीमेटली बच्चों W4 के पास ऑप्शन क्या बचता है? एक ही बचता है, विच इज J4. तो J देयर कैन बी ऑल्टरनेट आंसर ऑल्सो. यू टेल मी विच वन. आई विल जस्ट राइट डाउन हियर. W1 J3, W2 J2, W3 J1, W4 J4. There can be an alternate answer. Which one? Very good. W3. अरे कुछ समझा क्या बच्चों, क्या चल रहा है? और फिर W4 को देंगे J1. That is also alternate possible answer. बोलो बोलो. Can we compare? But J4 नहीं, सॉरी, कौन था वो? नहीं देंगे, गया ना, नहीं होगा. फिर एक ही आंसर पॉसिबल अपना. एक, अभी सुनो मेरी बात. हाँ,
ऑल्टरनेट क्यों नहीं होगा? पे अटेंशन। जब W1 J3 को दिया, जब W1 J3 को दिया, उसके कॉलम में और कोई जीरो था क्या? था ना, उसको हटा दिया। W3 J4 ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पास, नहीं है ना, नो नो नो। W3 के पास एक ही ऑप्शन है बच्चों, W3 के पास एक ही ऑप्शन है। डू वी हैव एनी ऑल्टरनेट ओवर देयर? W3 को नहीं है। ये जीरो था क्या उधर पहले? हाँ, तो उसको कब हटाना चाहिए था पता है? जब W1 को J3 दिया तब। जब W1 को J3 दिया तो J3 में एक अगर जीरो अपन ने असाइन कर दिया है, हाँ या ना, तो उसके अंदर के जितने भी जीरो रहेंगे वो सब हट गए। तो W3 के बाद बच्चों एक ही ऑप्शन बच जाता, कौन सा वाला? J1 वाला। करेक्ट है? यस चलिए। अब जब W3 को J1 दिया, ये ऑप्शन हट गया W4 का, तो W4 हैज बच्चों ओनली वन ऑप्शन, दैट इज J4। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, सॉरी। ओके, यस, हुआ याद तक? समझा प्रोसेस? बताओ, कॉस्ट मिनिमाइजेशन का प्रोसेस बताओ। मैट्रिक्स बन गया, उसके बाद क्या 1:1 होना चाहिए, देन इट इज अ कॉस्ट मैट्रिक्स। आगे फर्स्ट रो, फर्स्ट क्या, फर्स्ट रो मिनिमाइजेशन, reduce smallest from all the element of that row. Next step, column minimization, तो रो के बाद वाला, okay, reduce what smallest element from every element of that column. Then we'll assignment what बच्चों 0 0 देखेंगे हम लोग, जितने पॉसिबल हम करेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि कोई रो फिर या फिर कोई कॉलम को असाइनमेंट ना हो। इन दैट केस व्हाट विल डू? We'll draw a number of lines reaching all the zeros, minimum number of lines reaching all the zeros. एक बार वो हो चुका, then what do we check? Smallest element from unmarked items, smallest element, उसको हम कहां से रिड्यूस करेंगे? From remaining all unmarked items and add them at intersection. Remaining marked items will remain the same. तो बेसिकली अपने को एक हाथ जीरो एक्स्ट्रा मिलेगा। Then we'll again do the assignment का process. Yes, that will be our best possible outcome. अरे हाँ, थक गए तुम लोग। कितना कॉस्ट है, बट पे अटेंशन। W1 J3 W2 J2 ये तो अपना असाइनमेंट हो चुका। यस, योर मेन आंसर, प्लीज पे अटेंशन, विल ऑलवेज बी विद द ओरिजिनल डेटा गिवन। मतलब क्या? विल नॉट राइट 0 3 12 वगैरह वगैरह। यहाँ पे W1 J3 कॉम्बो बच्चों क्या था? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन एवरीबॉडी? W1 J3 कॉम्बो क्या था बताओ फटाफट। हाँ, 50 ना? हाँ, आगे W2 J2 35, W3 J1 21, and W4 J4 whatever the total might come to 129 is our minimum cost. Yes, Celia, that is the cost minimization. Correct? हुआ? वही आ रहा है क्या? डन टिल? यस, कुछ सॉल्व कर ले फिर अपन। कुछ भी देखे रखा है आप, अलग से लोग देखे रखते स्टेप्स। लेट्स स्टार्ट। कुछ सॉल्व करें बच्चों। कम टू 7.1। चलो, फर्स्ट वन रेडी एवरीबॉडी? 7.1. A job production unit has 4 jobs A, B, C, D, which can be manufactured directly आ रहा है, which can be manufactured on, उधर ही खिचड़ी करो तुम लोग, 0 0 0 कर रहे हो क्या? अच्छा, combo, okay. On each of the 4 machines PQRS, the processing cost, underline the word, pay attention, cost. The processing cost of each job for each machine is given in the following table. Objective function क्या रहेगा? Minimization या maximization? ओ मैडम बोलो। Minimization because cost दिया है ना, हाँ ना, ओके। Find optimal assignment to minimize the total processing cost. आगे बढ़े, चलो पहला क्वेश्चन है तो उसको अपन इज्जत देते थोड़ा सा। एग्जाम्पल 1, आंसर आ भी गया क्या? क्या?
रो मिनिमाइजेशन के बाद, कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद, वो जीरोस करने के बाद, उसके पचास मार्क के लिए तो है ओवरऑल तुम्हारा ना सिलेबस, चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, यू विल गेट द सेम आंसर ओनली। मत करो फिर, स्टेट बोर्ड वालों को बोल दो दिस द आंसर, मिल जाएगा मार्क्स तो अच्छी बात तुम्हारे लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 7.1, मत कर, मैंने बोला ना मत कर। वो पेपर चेक करेगा, उसको फोन कर, देख भाई ऐसे ऐसे वैसे वैसे क्यों लिखवा रहे मुझसे, है ना। रेडी, चलो 1 डिस्काउंट आई कैन गिव यू, डोंट कॉपी द कॉलम, ठीक है, जो डेटा दिया गया है क्वेश्चन में उसको कॉपी मत करो, चलेगा। अब डायरेक्टली विल गो फॉर व्हाट, रो मिनिमाइजेशन, ओके। Just write down, it is cost minimization problem. That is what बच्चों, cost minimization problem, ठीक है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा ये रहा मैक्सिमाइजेशन रहा, देन इट विल बी डिफरेंट सिनेरियो, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है, ओके। चलो स्टेप 1 बोलो फटाफट, रो मिनिमाइजेशन, वेरी गुड, थक गए सब लोग ना बोरिंग क्वेश्चंस, बोरिंग कैलकुलेशन करके। रो मिनिमाइजेशन, छोटा अगर सबसे छोटा कौन है बच्चों इसमें, 25 है क्या, चलो दो उसको फटाफट रो वाइज, I'll write down your 1 2 3 and 4, और यहाँ पे P Q R S, चलो क्या हो गया 31 minus 25, चलो फटाफट दो P के लिए मुझको 6 0 8 और कितना 4 बराबर है क्या, बताओ फटाफट। देन रो टू Q के लिए छोटा कौन है 21, 25 minus 21, 4 3 2 0 बराबर है। रो नंबर R के लिए छोटा कौन है 19 है क्या, सो R 0 2 4 5 करेक्ट, एंड S के लिए बच्चों लीस्ट कौन है 34, सो 4 2 0 6, स्टेप नंबर 2 तुम्हारा बच गया बच्चों, स्टेप नंबर 2 तुम्हारा बच गया, क्यों, देयर इज 0 इन एवरी कॉलम ऑल्सो नाउ, है कि नहीं है ना। सो राइट डाउन, सिंस every column has a 0, since every column has a 0, the above matrix is the resultant matrix, मतलब वही रिजल्ट आएगा आफ्टर व्हाट बच्चों, कॉलम मिनिमाइजेशन, ओके। The above matrix is the resultant matrix given after column minimization, because what every column also has a 0, okay, डन टिल। अब असाइनमेंट करेंगे हम लोग, ना हाउ डू वी बच्चों आइडेंटिफाई कि अपना अभी फिलहाल आंसर बेस्ट आंसर है, तो ध्यान देना व्हेनेवर यू हैव दीस जीरोस ना, ओके, एंड इफ एट ऑल हम जितने भी लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइंस अभी करने की जरूरत है ही नहीं वैसे, पर हम जितने भी लाइंस ड्रॉ करेंगे, इफ आवर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब कितने रोज कितने कॉलम्स है, फिलहाल कितना बच्चों 4x4 मैट्रिक्स है, समझ रहे हो। तो अगर तुम यहाँ पे इमेजिन करो कि हमको लाइंस ड्रॉ करना है कवरिंग ऑल द जीरोस, उसको पता मिनिमम कितने लाइंस लगेंगे,
एक लाइन में हो सकता है, कैन वी कवर ऑल द जीरोस एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, वी हैव टू ड्रॉ 4 लाइंस। समझ रहे हो? ये तो कैसे भी करो ड्रॉ, 4 तुम्हारा वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कुछ भी करो, डायगोनली नहीं चलता है, कर्व वगैरह नहीं चलता है, समझ रहे हो? तो वी हैव टू ड्रॉ 4 लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। इन दैट केस अगर आवर नंबर ऑफ लाइंस मैचेस विद द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, देन वी सी अपने को मिल गया है अपना परफेक्ट आंसर, ऑप्टिमल सोल्यूशन। कुछ समझा कि नहीं समझा? हमको फिलहाल ड्रॉ करने की जरूरत है ही नहीं, बट दैट इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो नंबर्स लिखो, क्या कहता अपना 6084, अरे हाँ 4320 0245, नहीं करना है, 4206। विल डायरेक्टली डू द असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट नहीं हुआ देन विल ड्रॉ द लाइंस। पुकर का करने की जरूरत नहीं अपने को। निकालना क्या निकालना, ये रखना है, असाइनमेंट के लिए दिखाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ वी हैव टू शो दैट जीरोस का बॉक्सिंग एंड ऑल दैट। ओके, अब देखो बॉक्सिंग मतलब असाइनमेंट के लिए। पी का बताओ बच्चों, पी इज गोइंग टू 2, एनी प्रॉब्लम लिया? सी पे अटेंशन, व्हेनेवर यू आर डूइंग असाइनमेंट उसके रो और कॉलम में चेक करना और कोई जीरो पेंडिंग है क्या। अभी कॉलम नंबर 2 में कुछ जीरो पेंडिंग है एज सच नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर था, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, है ना? क्यू के लिए बच्चों 4, उसके वो रो और कॉलम में और कुछ बचता है ऐसे जीरो नहीं। आर के लिए 1, यस, एंड एस के लिए बच्चों 3। डन। So in above matrix there is exactly one assignment. There is exactly one assignment for each row as well as column. बराबर ना? In above matrix there is what? एक हर एक रो पे देखो और हर एक कॉलम वाइज भी देखो, there is only one assignment, और अपने को वही चाहिए। याद है ना, एक काम दो बंदा नहीं कर सकता, है ना, एक काम के ऊपर 2 लोग नहीं काम कर सकते, ऑल ऑफ दैट, ऑलवेज 1:1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल मतलब नाउ वी आर राइटिंग आवर फाइनल मेन आंसर कि जॉब्स किसको दिए जाए। उसके आगे का बच्चों कॉलम क्या रहेगा, व्हाट डू यू थिंक? कॉस्ट। ओके, प्रोसेसिंग कॉस्ट इन रुपीस, बराबर यहां तक। तो जॉब्स तुम्हारे क्या है, PQRS, मशीन। किसको क्या दिया बच्चों, P को क्या दिया 2, तो वो कॉम्बो कितने का था 25। Q को क्या दिया 4, दैट कॉम्बो इज फॉर 21, राइट। R को दिया बच्चों 1, सो R1 कॉम्बो इज 19 एंड S3 का कॉम्बो बच्चों कितने का है 34। मजा आ रहा है, सिंपल है। हाँ काफी आसान है ना, चलेगा ना? ये हाँ ये तो इजी था। राइट डाउन देयरफॉर टोटल बट मिनिमम, टोटल मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट ₹99 हुआ। डन, दैट वाज वार्म अप क्वेश्चन बच्चों, टाइम पास था है ना। आगे बढ़े, चलो अब सेकंड वाला होगा नहीं ना, वर्बली है ना, पढ़ के चेक करो हो रहा है वो भी वर्बली, क्या सही है, मेंटली मतलब सही है। कितना है प्रोसेसिंग कॉस्ट, कुछ आया?
हाँ 48 46 मेंटली होशियार है। हाँ बहुत कड़क। सही है, आगे बढ़े बच्चों अपन। सॉरी वो गलत है बाय द वे, बट कॉन्फिडेंस है ना, गलत तो क्या है, ट्राई तो किया। सेकेंड वन, 5 वैगन्स आर अवेलेबल एट स्टेशन 1 2 3 4 5। डब्बे, वैगन मतलब डब्बे, तुम्हारे रेलवे के डब्बे। These are required at 5 stations 1 2 3 4 5। So 5 डब्बे 5 स्टेशन। The mileage between various stations are given in the table below. Mileage, okay. How should be the wagons be transported so as to minimize the mileage covered? Now here उन्होंने डायरेक्टली देके रखा है कि it is about minimization। बताओ हाँ या ना? It is about minimization. Ready? तो मैट्रिक्स कॉपी करना है या रो मिनिमाइजेशन? एकदम मुझे बेशरम तुम लोग है ना। स्टेप 1, I'm just write cost minimization problem. Okay, it is what it is. It is cost minimization problem. आगे बढ़े। स्टेप 1, which one it is बच्चों? रो मिनिमाइजेशन। आगे आगे मत जाओ, पहला क्वेश्चन है ये, तो मस्ती मत करो। इसके बाद जो मस्ती करना करो, पहले क्वेश्चन अभी इसमें मस्ती मत करो। फॉलो ऑल ऑफ यू टुगेदर ओनली। तो यहाँ पे कुछ तो दिखे रखा उन्होंने, वेगन चाहिए, ठीक है, और स्टेशन है। ये क्वेश्चन में साथ में रहो, मस्ती मत करो, बिकॉज तुम्हारा एक स्टेप यहाँ गलत हो गया, यू विल बी अनेबल टू फाइंड आउट योर एरर। पूरा स्टार्ट से करना पड़ता है पूरा, है ना। चलो, रो नंबर 1 मिनिमम कौन है? 5। सो 10 के बाद 5 0 4 13 एंड 6 बराबर है क्या? 5 0 4 13 6। रो नंबर 2 मिनिमम कौन है? 6 ना, 9 बराबर। सो 13 माइनस 6 7 3 0 6 एंड 8। रो नंबर 3 मिनिमम 2 ना, दिख रहा है गलतियां? 1 0 2 2 3। रोल नंबर 4 मिनिमम 9। सो 18 माइनस 9 9 0 3, ये कितना है? 8 एंड 6। रो नंबर 5 मिनिमम 6। सो कितना? 5 है ना, 0 8 13 एंड 4। करेक्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? भर भर के कॉलम नंबर 2 में 0, कहीं और बिल्कुल भी 0 है नहीं, है ना। सो वी हैव टू डू नाउ बच्चों व्हाट? स्टेप 2। मजा आ रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है। कॉलम मिनिमाइजेशन, ज्यादा दिमाग का काम है सच है नहीं ना यहाँ पे, जस्ट द प्रोसेस और कैलकुलेशन, सिंपल। दैट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। मतलब ऐसे वाले ऐसे ही आएंगे ना, थोड़ा सा और वैरायटी थोड़ा सा आएगा। कॉलम मिनिमाइजेशन, तो इट इज वार्म अप क्वेश्चन है ये। 1 में से लीस्ट कौन है? 1 है क्या कॉलम वाइज? 2 में कौन है? 0 को इधर भी लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 आगे बात खत्म ना। कॉलम 3 बच्चों विल बी आल्सो सेम, करेक्ट है। कॉलम 4 में लीस्ट कौन है? 2। कॉलम 5 में 3। दैट विल मिनिमाइज, रिड्यूस करेंगे हम लोग। अरे हाँ, बोलो पहले वाला। कॉलम वाइज 4 6 0 8 4, जेपा करेक्ट। कॉलम नंबर 2 और 3 सेम रहेंगे बिकॉज 0 है वहां पे, वेरी गुड। सो 0 3 0 0। कॉलम नंबर 3 ऑल्सो सेम बिकॉज 0 इसके अंदर, सो 4 0
2 3 8. कॉलम 4 2 रिड्यूस होगा भी हर एक से, सो 11 4 0 6 11 बराबर, समझ रहे हैं ना? एंड लास्ट कॉलम 3 रिड्यूस होगा, सो 3 5 0 3 1. यस, करेक्ट लिया. अब बच्चों मजा शुरू होगा, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा असाइनमेंट नहीं होने वाला. चेक करो एक बार इमेजिन करके देखो. आर वी कवरिंग ऑल द लाइन्स विद 5 लाइन्स मिनिमम में, बट मिनिमम में आर वी, इज इट हैपनिंग? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो इट इज नॉट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ना. आपको ऑप्टिमल कब मिलता है? व्हेन आवर नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. है कि नहीं बच्चों? ऑर्डर मतलब क्या? तुम्हारा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, पर 3 ही हो रहा है. हमको चाहिए, मतलब कुछ भी करके फाइनल आंसर में आपको 5 चाहिए, है ना? 5 लाइन से ही हमारा होना चाहिए. डोंट ड्रॉ, बट ध्यान देना, इफ एट ऑल आई हैव टू कवर दिस जीरो, दिस वाला, करेक्ट? ये लाइन हो गया. देन अगले वाले कुछ फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल जाओ वर्टिकल जाओ. नेक्स्ट में बट आई हैव टू गो हॉरिजॉन्टली बिकॉज इट कवर्स लॉट्स ऑफ जीरोस. हो गया, बट that means in 3 lines only मेरे सब zeros cover हो रहे. this is not an optimal solution. clear till here? assignment नहीं होगा मेरा. okay, right now. तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो सब लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे जो अपन ने किया था. वर्टिकल क्या? हर एक कॉलम में है ना वो जीरो. मेरे को समझो क्या बोल रही हो, समझे मेरे को, इसलिए मैंने आई यूज द वर्ड मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. उसका कहना है सर जीरो है ना हर एक बार. 1 2 3 4 नहीं, नंबर ऑफ लाइंस चीज कि मेरे यहाँ इतने सारे लाइंस ड्रॉ के मेरे सब जीरोस कवर हो रहे हैं क्या? ये भी सही है, बट गलत क्यों है? इट इज नॉट मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. ओके, सो मिनिमम कितने में हो रहा था अपना? 3 में हो रहा था. समझा क्या? तो ऐसा मस्ती मत करो कि सब जीरो कवर करने के लिए हम तो क्या, कैसा कैसा मस्त स्टेप वाइज मिला तो मिल गया. आगे बढ़े, चलो राइट डाउन. मारेंगे ना हम लोग. तुम्हारा असाइनमेंट होने वाला है नहीं. ओके, अब लाइन मारेंगे हम लोग. सी, पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन. ऑलवेज फर्स्ट गो फॉर द फर्स्ट जीरो. जो भी तुमको फर्स्ट जीरो दिख रहा है रो वाइज, रो नंबर 1 में जीरो दिख रहा है, उसके लिए नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मिनिमम नंबर ऑफ लाइन. वी हैव टू, उसके लिए कंपल्सरी हमको वर्टिकल ड्रॉ करना पड़ेगा. समझ रहा है ना? तो जो मैंने ऑलरेडी किया था मैं अभी रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जीरो चेक करो कौन सा 2 3 वाला है. सेकेंड रो थर्ड कॉलम बराबर है. उसके लिए हॉरिजॉन्टली जाओ या वर्टिकली जाओ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं. लेट अस से वी आर गोइंग राइट नाउ हॉरिजॉन्टली. एंड रो 3 के लिए वाले तो कंपल्सरी इनको जाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली. इसमें होगा क्या? अभी तुम्हारा एक जीरो तुम्हारा नॉन जीरो हो जाएगा अभी, बिकॉज वन ऑफ द जीरोस इज लाइंग एट इंटरसेक्शन. और इंटरसेक्शन में हम लोग ऐड करते हैं ना, कुछ याद आ रहा है क्या? करेक्ट लिया. एनीवेज, अब देखो, नाउ हाईलाइट द लीस्ट एलिमेंट 1. नाउ विल रिड्यूस 1 फ्रॉम रिमेनिंग ऑल दी अदर अनमार्क्ड एलिमेंट्स, और इंटरसेक्शन में हम उसको ऐड करेंगे. बाकी के कवर्ड एलिमेंट्स वैसे के वैसे रहेंगे. एंड स्टिल वी विल नॉट गेट आवर बेस्ट आंसर. ओके, चलो राइट डाउन. कुछ फायदा नहीं हुआ लाइन मारने का, है ना? राइट डाउन. फॉर अबव मैट्रिक्स minimum number of lines, covering all zeros. कितने बच्चों को? is 3, which is not equal to 5. what is 5? order of matrix. कभी गलती से ऑर्डर ऑफ फिनिक्स बोल दूंगा मैं. order of matrix. okay, full stop. next line. therefore we reduce 1 from all
uncovered elements and add at intersection. ठीक है, दिख रहा सभी को? आगे बढ़े अपन। चलो बताओ मुझको क्या होगा, 4 का क्या होगा? हाँ करो, हाँ ठीक है ठीक है। ऑनलाइन वालों समझा? श्रुति, सानिका, प्रतीक, चिन्मयी, अथर्व, अर्चिशा, हुआ? हाँ क्या ड्रॉ, क्या ग्राफ निकाल रहे तुम लोग? टेबल अभी लिखना है अपने को डायरेक्टली, ऊपर का टेबल नहीं किया क्या? ऊपर का लिखा ना? हाँ तो डायरेक्टली इसमें कैलकुलेशन करेंगे ना अभी। टाइम पास, चलो फटाफट। 4 - 1 गो रो वाइज बच्चों, ध्यान देना अभी। 3 बच्चों बराबर है, 0 में कुछ चेंज होगा बिकॉज इट इज कवर्ड। 4 - 1 तो ये 10 और ये तुम्हारा 2, समझ रहे हो? नेक्स्ट रो में कुछ चेंज होगा, 6 में नहीं, 3 में चेंज होगा। हाँ, वाई बिकॉज इट इज एट इंटरसेक्शन, तो वहां पे हम 1 ऐड करेंगे। 4 0 4 5 ऐसे ही रहेगा बिकॉज इट इज कवर्ड। यस, नेक्स्ट रो ऑल्सो 0, बट 0 का हो जाएगा, अगले 0 का हो जाएगा 1 2 0 0, सेम एलिमेंट मतलब कवर्ड एलिमेंट्स। अब 8 - 1 है, वो 8 है ना वो, तो 7, बट 0 वैसे ही रहेगा। 2 5 2 बराबर, हाँ। देन 4 का क्या होगा बच्चों? 3, 0 विल बी लाइक दिस ओनली, 7 एंड 0। बस बेसिकली और एक 0 ऐड हुआ है इन द एंटायर मैट्रिक्स। करेक्ट लियो? अब नाउ ट्राई टू इमेजिन एंड चेक। अरे कॉलम नहीं चलता, हमको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, तो वो तो स्टार्टिंग से ही था, सब कॉलम में 0। हाउ डू यू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस? यू चेक एनी 0, अभी भी नहीं हो रहा, अब यू चेक एनी 0 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट 0। अब तक नहीं हुआ, फिर अपने को और एक 0 लाना पड़ेगा। ओके, ध्यान देना। गो टू द फर्स्ट 0 यू सी। अब वो 0 बच्चों कवर करने के लिए आई ड्रॉ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, आंसर करो। ये 0 के लिए वर्टिकली, ध्यान देना, दैट इज हाउ यू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। ओके, देन यू गो टू द नेक्स्ट 0। कौन सा वाला दिख रहा है तुमको? सेकेंड रो वाला। उसके लिए क्या, ये वाला किधर गया? ये वाला। हाउ विल यू डू? हॉरिजॉन्टल करो, कैसे भी करो, डजंट मैटर। उसके बाद और कोई 0 को कवर करने के लिए है? नहीं। गो टू द नेक्स्ट वन, हॉरिजॉन्टली बिकॉज इट इज कवरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। एंड लास्टली बच्चों, रो करना है कॉलम करना तुम्हारे ऊपर है। आई गो वर्टिकली बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट 0। कुछ ये कि नहीं, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पे आ जाएगा वो 0, फिर से वो 0 नॉन 0 बन जाएगा। ये जुगाड़। कौन सा वाला? ऊपर किधर 0 है? थर्ड रो में, हाँ हाँ वो कवर हो चुका है, बट इट इज ऑलरेडी कवर्ड ना, बट इट इज ऑलरेडी कवर्ड। हाँ वो भी इंटरसेक्ट हो रहा है, सॉरी सॉरी, वो भी इंटरसेक्ट हो रहा है, कुछ भी कर लो, इंटरसेक्ट अभी हो रहा है तो। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डन till here? Yes. Now again, what line will write down? Since number of line, minimum number of lines is not equal to order of matrix, do we have our optimal solution? Not yet. जब तक फाइन नहीं तो तब तक अपना आंसर नहीं आ गया। 5 लाइन, कुछ भी ड्रॉ मत करो, बस 5 कॉलम 5 लाइन मत ड्रॉ करना। सिंस मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने हो गए बच्चों? वो 4 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितना है वो? 5। It is not optimal solution.
आगे बढ़े। लास्ट वाला 0 के ऊपर कोई भी चलेगा, कोई भी, और डायगनली नहीं चलता है, इट इज इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, बट कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो हमेशा चेक करो कि यू शुड कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ऐसा। अब चेक करो लीस्ट एलिमेंट कौन है यहाँ पे। अरे यार चलो ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा काम, इसके आगे तो एक ही बार करना है अपने को पक्के से, बिकॉज वी ऐड जीरो और एक ऐड हो जाएगा ना, मतलब जीरो आ जाएगा और एक चलेगा। देखो विल रिड्यूस, नहीं तो अपने सोल्यूशन हो चुका ना, और क्यों लाएंगे अपन ज़्यादा लाइन, कैसे हो सकता है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा नहीं हो सकता। वी रिड्यूस टू फ्रॉम uncovered elements and add at intersection, ठीक है चलेगा। चलो बताओ फटाफट क्या क्या नंबर आएंगे अभी। 1 ना, 2 था ना मिनिमम, सो 3 - 2 ना, सो 1 वो 0 ऐसे ही है, 1 8 2 6 6 आएगा अभी, 0 4 7, समझ रहे ना, इंटरसेक्शन है वो, 1 2 3 4 पे बच्चों बढ़ेगा वो, 0 3 हुआ, 2 0 2 7 सॉरी रिड्यूस हो जाएगा, 5 0 0 3 and 2 1 0 5 8 0, सही है क्या। अब चेक करो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, अभी भी 4 आ रहे, अभी भी 4 आ रहे, ओके सॉरी क्वेश्चन गलत कैसे होगा, स्ट्रेट वर्टिकल, विल सी ना, वर्टिकली आ गया, इसको हॉरिजॉन्टल देना पड़ेगा, इसको भी हॉरिजॉन्टल देना पड़ेगा, इसको कॉलम वाइज दो रो वाइज दो देना पड़ेगा, हाँ सॉरी ध्यान दो बाबा, मस्ती मत करो, कॉलम 2 हो गया, हाँ दूसरे वाले 0 को वर्टिकल था ना, वो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल देना पड़ेगा, और ये वाला कॉलम या रो दे दो कुछ भी है, अरे वो कवर्ड है ना बट ऑलरेडी, फिर से 4, जब तक जाएगा तब तक। अब हो क्या रहा था देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर 3 3 थे ना, पर यहाँ पे एक ही बंदा 2 था, अब तुमको और 2 जीरोस मिलेंगे, क्यों, बिकॉज़ लीस्ट आइटम कौन था, 3 वाला, कुछ समझ रहे हैं क्या। यू विल चेक दिस नाउ आइटम, पर वो भी तुम्हारा 1 कवर्ड है उधर, इधर ये चेक करो, दिस वन है कि नहीं, वो भी तुम्हारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। फटाफट चलो फटाफट करते हैं, इसको खत्म करते हैं, चलो फटाफट। वी रिड्यूस 1 जब तक 5 ना मिल जाए, we reduce 1 from बच्चों what, uncovered elements, ready, and add at intersection, हाँ रे बाबा, 1 2 3, चलो 1 - 1 0, तुम्हारा 0, ये 1 रहेगा, ये कौन 7 2 5 6 0 3 7 0 4 3 0 3 बराबर है 4 0 0 2 2, ये 0 0 पहले से था, 5 7 0 बराबर, क्या चेक करो,
अब नहीं है तो छोड़ दूंगा मैं क्वेश्चन। चेक करो ये बराबर है, अभी सभी के सेम सेम नंबर्स आएंगे, डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट। तुम्हारा कैलकुलेशन सेम आया क्या वो चेक करो। ऑनलाइन बोलो। हुआ यहाँ तक सेम है? विल गो नाउ, आगे चेक करें। नाउ आई स्टार्ट विथ फर्स्ट जीरो, आई गो नाउ कॉलम वाइज। क्यों? अभी पहले जीरो के ऊपर फोकस करते हैं। पहला जीरो कहां पे? 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके लिए मुझको अभी लाइन ड्रॉ करना है। आई विल गो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? वर्टिकली। क्यों? ज्यादा जीरो वो कवर करेगा, इतना याद रखो। अगर रो में भी और कॉलम में भी जीरो तो हम वो वाला ड्रॉ करेंगे जहां पे ज्यादा जीरोस कवर कर सकते हैं। डन। कॉलम 2 का बताओ। रो 1 कॉलम 2 का जीरो क्या करेंगे? वर्टिकली हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली, क्योंकि वो 3 जीरोस कवर कर रहा है। हाँ। कॉलम 3 वर्टिकली, एंड नाउ यू डोंट हैव ऑप्शन, मतलब और 2 लाइंस आने वाले। खुश? अब उसको वर्टिकली करो या हॉरिजॉन्टली करो, कुछ फर्क पड़ेगा अभी? समझ रहे ना पर बात? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बट वो ऑलरेडी कवर्ड है बेटा, ऐसा क्या करो तुम लोग? एक बार कवर होकर उसको भूल जाओ, एक बार कवर होकर उसको भूल जाओ। कुछ समझा कि नहीं? सी सुनो मेरी बात, ये जीरो के लिए जो भी ने जस्ट ड्रॉ किया उसको तुम हॉरिजॉन्टल दे सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऑलरेडी कवर्ड जीरोस है, वो डबल डबल कवर नहीं करना है अपने को, एक ही बार कवर करना है। समझा? कहीं तो करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज सेम, इट इज सेम। अभी हो गया ना 5 लाइन, अभी क्यों करने का अपने को? यस। और लास्ट वाले के लिए भी मैं जानबूझ के भी कॉलम वाइज ही कर रहा हूं, सॉरी वर्टिकली। इट इज नॉट टू कवर ऑलरेडी कवर्ड जीरोस, इतना याद रखो, है ना? जो ऑलरेडी कवर्ड जीरोस के लिए नहीं कर रहे अपन, अनकवर्ड उतना देखने का अपने को। ठीक है? फाइनली, फाइनली क्या बच्चों? सिंस मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू ऑर्डर, वी हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बराबर? हाँ, अभी आया क्या आंसर? बराबर। हाँ, और ये तुम मेंटली कर रहा था, है ना? सही है। हाँ हाँ, बहुत क्लोज था, बहुत बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज था। रेडी? राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, असाइनमेंट शेड्यूल। अरे चलो, प्रसाद सर भी आ जाएंगे। अकाउंट्स है ना तुम्हारा कि नहीं है? रेडी? नहीं, ऊपर का नंबर फिर से कॉपी करना है, अच्छे से क्लीन प्रेजेंटेशन करना, और कुछ नहीं। 00172 5 6। अरे बॉक्स कैसे करेंगे? बॉक्स करने का अपने को बॉक्स दिखाने पड़ेंगे ना असाइनमेंट के। तो लाइक ऐसे तुम हॉरिजॉन्टली लेते हो, वर्टिकली लेते हो, उसकी वजह से तुम्हारे आंसर्स का फ्लो अलग आ सकता है। बी वेरी केयरफुल नाउ, आंसर मत लिखो बस, ये पहले मैट्रिक्स खत्म करो फटाफट। लिखो मत, ये मैट्रिक्स लिखो पहले। हुआ? डोंट गो फॉर आंसर येट, बस पहले नंबर लिखो और कुछ मत लिखो। लिखा है मैट्रिक्स ऑनलाइन? लिखा? ऊपर का मैट्रिक्स अपन ने कॉपी किया बस प्रेजेंटेशन के लिए। डन? यू विल गो फॉर दैट असाइनमेंट जहां पे ऑप्शन नहीं होता है। मतलब ध्यान देना, वी आर गोइंग रो वाइज, और बच्चों पहले ही रो को 2 ऑप्शन है, स्किप करो। अगर ऑप्शन है तो स्किप करो, ध्यान देना। रो नंबर 2 के पास कुछ ऑप्शन है क्या सच, तो उसको झक मार के उसको असाइनमेंट करो उसमें।
सुन, हाँ तो रुक ना। तो 2 को बच्चों ने दे दिया 3, रो नंबर 2 को दे दिया 3, इसलिए हमेशा व्हेनेवर यू डू अ बॉक्स, उसके बच्चे कुछ तुम्हारा 0 रहेगा रो में या फिर कॉलम में, कैंसिल करो उसको। समझा? मतलब तुम्हारा कॉलम 3 इज फ्रीज नाउ, कॉलम 3 इज गॉन टू रो 2, इसलिए अपन ने बाकी के जीरोस को कॉलम 3 वाले 0 को हटा दिया। क्लियर? गो टू नेक्स्ट रो। ऑप्शंस है, रो नंबर 3 को ऑप्शन है क्या, स्किप करो। ठीक है? रो नंबर 4 को ऑप्शन है बच्चों, नहीं है, निकाल दिया उसको ऑप्शन निकाल दिया अपन ने। समझा क्या? सो रो नंबर 4 बच्चों विल गो टू कॉलम नंबर 2। तो व्हाट विल यू डू नाउ? वेरी गुड, बाकी के 0 ऑन द सेम कॉलम यू विल रिड्यूस, कट आउट। समझा? रो नंबर 5 ऑप्शंस है, स्किप करो, गो बैक टू रो नंबर 1। समझा? गो बैक टू रो नंबर 1। अभी रो नंबर 1 का कुछ ऑप्शन है अभी नहीं है ना, तो असाइनमेंट और कैंसल आउट ऑल द जीरोस यू सी इन द सेम कॉलम। करेक्ट? नाउ गो बैक टू नाउ रो नंबर 3 जो बच गया है, उसके पास कुछ ऑप्शन है? अरे ऑप्शन एज सच एक ही है, मतलब ठीक है, देयर इज नो बैकअप फॉर, बराबर है। सो रो 3 कॉलम 4 एंड रो 5, बोलो जेपा। ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखो है, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। क्या था ये तुम्हारा वीगन स्टेशन कुछ भी था? वेगन का स्टेशन तो कुछ था। चलो 1 के लिए कौन दिया अपन ने? 1। कॉस्ट कितना 10 है क्या? अरे बोलो ओरिजिनली। 2 को दिया अपन ने 3, 2 3 का कॉम्बो बच्चा बच्चों बोलो 6 है। अरे हाँ। 3 को दिया अपन ने 4, 3 4 का कॉम्बो क्या है? 4। अरे हाँ। 4 को दिया 2, 4 2 का कॉम्बो 9, 5 को दिया 5, 5 5 का कॉम्बो बच्चों क्या है? 10। गिव मी कॉस्ट। एकदम क्लोज, एकदम क्लोज। मिनिमम माइलेज कॉस्ट इज रुपीज। डन, दैट इज फॉर टुडे। चलो बाय बाय, सी यू लेटर, टेक अ ब्रेक। झाले जो भी है, हो गया ना सभी का?